Good evening, everyone. Thank you so much for joining me in this fourth session of our series where we are exploring Gita in a way which will give us very practical and realistic insights about how do we conduct ourselves professionally and personally and maximize our happiness, our peace, and overall sense of being. हमने अब तक के 3 सेशंस में वी हैव कवर्ड चैप्टर 1, 2 and 3, अध्याय 1, 2 और 3। तीसरा अध्याय हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ था पिछले सेशन में। तो बिफोर वी बिगिन द फोर्थ सेशन एंड द फोर्थ चैप्टर, लेट अस जस्ट क्विकली रिकॉल व्हाट वी हैव लर्नड फ्रॉम द थर्ड चैप्टर। अध्याय 3 से हमने अब तक क्या सीखा है, इसको एक बार जस्ट क्विकली रिकैप कर लेते हैं। अगर थर्ड अध्याय में अगर कोई एक श्लोक है, इफ देयर इज एनी वर्स फ्रॉम द थर्ड चैप्टर विच काइंड ऑफ एनकैप्सुलेट्स एंड सम्स अप द थर्ड चैप्टर फॉर अस, कि जो पूरे तीसरे अध्याय में जो सीख है उसको बहुत सिंपल तरीके से समअप करता है, तो वो ये है 43rd वर्स ऑफ द थर्ड चैप्टर विच सेज दैट does knowing that which is higher than the intellect and fixing the mind with the help of the intellect in karma yoga, O Arjuna, slay this enemy which wears the form of desire and which is difficult to overcome. This is pretty much the sum up of third session. And if you remember, एक चीज़ लेते हैं ताकि आपको पूरा वो थर्ड अध्याय फिर से एक समअप हो जाए। तो what is higher than the intellect? हमने देखा था पिछले सेशन में कि नाइफ़ का एग्जांपल लेके कि नाइफ़ इज़ एन इंटेलेक्ट। अब नाइफ़ अनियन भी काट सकता है, नाइफ पोटैटो भी काट सकता है, एंड नाइफ कैन कट अ ह्यूमन बीइंग एज वेल. You can kill using the knife as well, right? If knife was the intellect, how you use the intellect becomes the way the outcome of an action gets defined, है ना। आप इंटेलेक्ट को अच्छे काम के लिए यूज़ करोगे तो अच्छा होगा, बुरे के लिए करोगे तो बुरा होगा। So what makes use of the intellect is bigger than the intellect itself, right? Then what is that? That is nothing but the consciousness. आपने बहुत बार, जैसे मैंने कहा, आपने देखा होगा कि जब आप क्लासरूम में हो, और ये मेरे साथ स्कूल डेज में तो बहुत बार हुआ है, कॉलेज डेज में बहुत बार हुआ है कि द प्रोफेसर इज टीचिंग समथिंग, आई एम प्रेटी मच फोकस्ड ऑन द ग्रीन बोर्ड और ब्लैक बोर्ड एंड द टीचर एंड द प्रोफेसर whoever it is, I'm pretty much hearing, पूरी तरह से सुन रहा हूँ, कान में सब जा रहा है कि प्रोफेसर बोल क्या रहा है, लेकिन दिमाग में रजिस्टर कुछ नहीं हो रहा है। देख रहा हूँ प्रोफेसर को, सुन रहा हूँ प्रोफेसर को, अंदर सब जा रहा है, आई एम हियरिंग प्रेटी मच एवरीथिंग, आई एम सीइंग द प्रोफेसर, एवरीथिंग इज कमिंग इन टू मी, लेकिन देयर इज नथिंग दैट्स गेटिंग रजिस्टर्ड इन द ह्यूमन इन द माइंड, राइट? एंड दैट्स प्राइमरली बिकॉज मेरा कॉन्शियसनेस कहीं और ही है। Probably I'm in my own dreams, probably I'm thinking about some incident in the past, probably I'm thinking about what will happen in the future, something or other, right? But when my consciousness is not attached to the intellect cannot process the information that's coming in from the senses. So far you get that? और ये हम सबके साथ बहुत बार हुआ है। हम बहुत बार हम पिक्चर देखते रहते हैं, टीवी पे कुछ चल रहा होता है और हमारा दिमाग कहीं और चला जाता है, then we come back and we're like, ये क्या हो गया, कौन से सीन्स मिस कर लिए। देन यू गो बैक, राइट, यू गो बैक एंड देन सी द सीन अगेन, जो आपने पहले भी देख लिया है, आपके आंखों ने वो रजिस्टर किया है, आपके कानों से वो सारे डायलॉग्स आपने सुने हैं, बट जस्ट बिकॉज योर फोकस, योर माइंड, योर कॉन्सेंट्रेशन वॉज नॉट देयर, your consciousness was not there, all of that didn't get registered and you had to kind of see it again. और ये बहुत सारे, you would have experienced this in multiple ways. So the consciousness, you being in the control of the intellect, the consciousness controlling the intellect, is extremely key, right? So what Krishna is saying, that the consciousness which is higher than the intellect and fixing the mind with the help of intellect in karma yoga. So he's saying that if you are conscious about what you're doing and then you're doing what you're supposed to do as part of your duty,
है ना, यू आर डूइंग इट आउट ऑफ योर स्वधर्म, जो हमने पिछले सेशन में समझा था और सुना था कि स्वधर्म क्या है. स्वधर्म इज ड्यूटी टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ, यू नो, द कैपेबिलिटीज दैट यू हैव, द टेंडेंसीज दैट यू हैव, द स्ट्रेंथ्स दैट यू कैरी, उन सबको लेवरेज करते अपना बेस्ट वर्जन बनाना, यू नो, बीइंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर ओन सेल्फ, लेवरेजिंग द कैपेबिलिटीज, द स्ट्रेंथ्स, यू नो, दैट यू हैव, द बेसिक टेंडेंसीज दैट यू हैव, द डिफॉल्ट टेंडेंसीज दैट यू हैव, उनको लेवरेज करके अपना बेस्ट वर्जन बनना इज योर स्वधर्म. एंड उस स्वधर्म को लेवरेज करके, you know, if you can you know do certain things as part of your purpose, mission, or you know presence in the world, you know, and when you're doing it, you're not doing it for any outcome, you're not doing it, कोई भी आप काम कर रहे हो तो इसके लिए नहीं कर रहे हो कि मेरे को उसकी वजह से ये मिलेगा वो मिलेगा. So there's no desire to achieve समथिंग आउट ऑफ दैट एक्शन, यू आर डूइंग इट एज पार्ट ऑफ योर ड्यूटी. मेरी ड्यूटी है, इसके लिए मैं कर रहा हूँ, ये मुझे मज़ा आ रहा है इसके लिए मैं कर रहा हूँ, आई एम एन्जॉइंग इट, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट, आई एम गुड एट इट, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट, राइट. इफ यू डूइंग इट फॉर ऑल दीज रीजंस एंड नॉट बिकॉज ऑफ दिस आई विल डू दिस, आई विल अचीव दिस एंड देयरफॉर देन आई विल अचीव दिस एंड देन दैट, देन आई विल बिकम बेटर देन दिस पर्सन, और आई विल हैव मोर मनी देन दिस पर्सन, और आई विल हैव अ बेटर कार देन दिस पर्सन. There's no such thought. Your thought is all about you are doing something out of a sense of duty, the duty that comes in from your basic tendencies, your capabilities, your strengths, you know, your role in the particular, you know, society or the family that you're born in and whatnot, right? All of it encompasses who you are, and who you are defines the duty that you have towards your own self, स्वधर्म. और उस स्वधर्म को लेके अगर आप एक पर्पस डिफाइन करके उस पर्पस के लिए आप अगर कोई काम कर रहे हो और उस काम करने के पीछे आपका एक कॉन्शियस इंटेलेक्ट थॉट है, you know, all your energies are focused on getting things done. Why? Out of the sense of duty, not because you want to achieve something and all that. Then in that case you will not be swayed by all the desires that come along. You know, अचानक से आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, किसी फेलियर की वजह से आप डिसअपॉइंट इतने नहीं हो जाओगे कि आप डिप्रेशन में चले गए और काम करना भूल रहे हो, या किसी सक्सेस की वजह से आप इतने नहीं चढ़ जाओगे कि आप फिर से जो काम था, जो आपका जिस काम में आपको मज़ा था, तो उसको आप इग्नोर करने लग जाओगे, राइट. सो यू विल कंटिन्यू डूइंग द बेस्ट वर्क दैट यू डू बिकॉज यू एन्जॉय डूइंग इट. एंड इन दैट केस देन you know, you kind of pass this life in a way which is giving you permanent peace. You will hardly be crestfallen, you will hardly be dejected, disappointed, depressed, and you'll pretty much live a life which is blissful. Okay, blissful irrespective of whether, you know, you get success or failure, क्योंकि सक्सेस फेलियर तो आते रहेगा. यू नो, कभी आप ऊपर हो कभी नीचे हो, ऊपर नीचे चलता रहेगा. द अप्स एंड डाउन्स विल कंटिन्यू, बट यू विल नेवर एवर be dejected, depressed, and you know, disappointed so much so that you forget living the life in general. You live a blissful life. This is what kind of encapsulates, you know, the third chapter in full, right? And इसी में एक और बड़ी चीज़ छुपी है, वो है the distinction between the self-centeredness, the selfishness, and being centered in self. तो ये जो दो अलग अलग पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, जो आर्कीटाइप्स हैं, इन दो अलग तरीके के लोग हैं, और हम ये अक्सर अपने लाइफ में देखते होंगे. बहुत बार हम लोग देखते हैं ऐसे लोग कि जो जिनके पास हमको देख के ऐसा लगता है इनके पास तो सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों हमेशा नेगेटिव होते हैं, पता नहीं हमेशा क्यों डिसअपॉइंटेड होते हैं, खुश नहीं लगते हैं अपने आप से. वेन एवर वी टॉक टू देम वी डोंट गेट टू फील दैट दे आर रियली एन्जॉइंग द वे दे आर लिविंग द लाइफ. दे शो दैट दे आर हैप्पी, दे सेलिब्रेट, दे पार्टी, they have a good time, but we never feel that sense of euphoria, excitement, happiness that comes in when we actually meet somebody कि जो by kind of by nature is happy, वो अंदर से खुश है जिसे कहते हैं ना, वो ऐसे लोग we can really distinguish. और हम अपने आप के बारे में भी बहुत बार महसूस करते होंगे इस तरह से कि कभी कभी हम लोग कभी कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिसमें हमको लगता है कि यार मज़ा आ गया, दिन चले गए पता नहीं चला, राइट. व्हेन वी, जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल भी दिया था कि व्हेन वी आर इन द मिडस्ट ऑफ द पीपल दैट वी एंजॉय बीइंग विथ, इन अ कंपनी दैट वी एंजॉय, और वी आर प्रॉब्ली हैविंग अ गुड टाइम इन टर्म्स ऑफ द सॉन्ग वी लव टू हियर, द मूवी दैट वी लव टू वॉच, or do a thing that we love to do, absolutely love to do. It could be playing cricket, or drawing, it could be writing, it could be whatever. हम जब वो काम करते हैं जिसमें हमको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, वो कितने भी मेहनत वाला काम हो, हमें कभी वो महसूस ही नहीं होता, हमको कभी लगता ही नहीं कि हम कुछ काम कर रहे हैं, राइट. अगर किसी ने हमको बोल भी दिया यार ये कर लोगे क्या, हम बोलते हैं हाँ कर लेंगे, मतलब वो बोलता है कि मैं कुछ दे नहीं पाऊंगा, चलेगा मैं कर लूँगा, क्यों? क्योंकि कुछ मज़ा आता है उस काम में. ऐसे भी लोग आप देखते हो अपने आपके बारे में, यू वुड हैव एक्सपीरियंस दैट थिंग, राइट. एंड एट द सेम टाइम यू वुड हैव सीन समथिंग कि
काम पता नहीं क्यों कर रहे हैं, कर भी रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि जैसे उपकार कर रहे हैं, किसके ऊपर कर रहे हैं पता नहीं, खुद के ऊपर कर रहे हैं, किसी और के ऊपर कर रहे हैं, राइट। वी सी दीज काइंड ऑफ पीपल, दीज आर टू डिस्टिंक्ट ट्रेट्स, राइट। व्हाट आर दीज की आर्किटाइप्स? जो सेल्फिश है, जो सेल्फ सेंटर्ड है, वो आप देखोगे कि वो बहुत ज़्यादा अपने सेंसेस, इंस्टिंक्ट से प्रभावित है। वो खुद का, उनका कॉन्शियस कंट्रोल कम है, बट उनको जो डिज़ायर्स तैयार होते हैं, जो इंस्टिंक्ट्स उनके तैयार होते हैं, उनके पीछे वो ज़्यादा। और ऐसे आप देखो कि उनका कोई एक डिफाइंड पर्पस नहीं दिखता आपको आपके लाइफ में। व्हेन यू काइंड ऑफ इवैल्यूएट सच पीपल, यू विल सी दैट दे डोंट हैव नेसेसरली वन डिस्टिंक्ट पर्पस इन देयर लाइफ, अब जैसे यू में से कि यार किसी को पैसे कमाने का बहुत है, कि सामने वाले का पैसा छीन लो लेकिन मेरे को पैसा चाहिए, एंड दैट्स लाइक अ ट्रूली अ सेल्फिश पर्सन, राइट। लेटर आई टेक मनी फ्रॉम समबडी एल्स विदाउट गिविंग हिम एनीथिंग, बट आई वांट टू होल्ड मनी, एंड ऐसे बंदा तो बहुत पर्पसफुल है। यू विल से दैट सच अ पर्सन इज एक्सट्रीमली purposeful and is focused and he wants to have money at any cost, right? But if you deep dive on this very purpose also, you'll see that in order to get that money come what may, the work that he does is kind of pretty much all over. He'll never be focused on one thing, pretty much do everything that's needed to get the money, right? And he'll never be happy with what he gets, right? So it's not just about being swayed by the desires, but somebody who's actually led by instincts and with so much of diverted attention and focus that he never seems to be happy in doing what he's doing. He's always kind of into something else and always complaining about something, always not happy about something, and always restless and wanting to be happy in general. And pretty much confused and chaotic. On the other side, you will find somebody who may not be successful as much, who may not be, somebody who has achieved a lot, right? But when you see them, irrespective, and they might actually be in a lot of problems, lot of challenges, but every time you see to them, they'll seem to be blissful, seem to be calm, centered, and they'll be doing their work, and you will feel that they enjoy their work. When they work, you will feel that for them that's meditation itself, right? And for such people who have and they seem to have very clear purpose in life and a clear objective that they're working towards, and against that whatever comes in the path they're ready to take it, right? फुल्ली एम्ब्रेस इट। वो फेलियर हो तो पूरा एम्ब्रेस कर लेंगे, डिजेक्शन हो तो एम्ब्रेस कर लेंगे, कोई नहीं, करते रहूँगा, देखा जाएगा, राइट। ऑप्टिमिस्टिक एंड ऑलवेज हैप्पी इन जनरल इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट दे आर इन। अब ये जो दो पर्सनैलिटी टाइप्स हैं, इनका लाइफ की तरफ का नज़रिया भी बहुत अलग है, राइट। जो सेल्फ सेंटर्ड है, उनका पूरा एक्शन जो है, जो काम है, वो शुरू होता है सेंसेस में, कि उनके सेंसेस उनको कोई ना कोई तो चीज़ें देते हैं कि चलो अब ये लेते हैं, अब चलो वो करते हैं, अब ये करते हैं, अब वो करते हैं, दैट देन स्प्रिंग्स इनटू एक्शन। बट जो सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं, उनकी सारी चीज़ें पहले चालू हो जाती है अपने कॉन्शियस पर्पस से। उनका एक स्पेसिफिक पर्पस है, वो पर्पस को लेके फिर they'll make an action। और वो पर्पस भी कहाँ से आता है? दैट पर्पस कम्स फ्रॉम अ सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस अबाउट देयर ओन कैपेबिलिटीज, द इंस्टिंक्ट्स, द लार्जर love for a particular activity or work, and they kind of do it sheerly for the sake of it itself, not कि उसकी वजह से उनको कुछ मिलेगा। ये this is all that we learned about in the previous session। अब इसी को यूज़ करके, बिकॉज वी हैव काइंड ऑफ गॉन थ्रू द फर्स्ट सेशन, सेकेंड सेशन, थर्ड सेशन, लेट मी नाउ इंट्रोड्यूस यू टू द फ्रेमवर्क फॉर परमानेंट पीस दैट हैव काइंड ऑफ वर्कड आउट बेस्ड ऑन ऑफ कोर्स भगवद गीता से जो भी मुझे सीख मिली है, और उसको ही यूज़ करके मैंने ये एक फ्रेमवर्क बनाया है, और ये तो अभी आधा है बिकॉज दिस इज़ ओनली बेस्ड ऑन द थर्ड एंड द फोर्थ चैप्टर, so it's kind of incomplete, but as we complete this, as we go into the next sessions, as we complete it, इसको जब आप यूज़ करोगे तो आपके लाइफ का कोई भी डिलेमा होगा, ओके, एंड माइंड यू आई एम यूजिंग द वर्ड डिलेमा, आई एम नॉट सेइंग प्रॉब्लम, आई एम नॉट सेइंग चैलेंजेस, आई एम सेइंग डिलेमा। आपके लाइफ का कोई भी डिलेमा होगा, उसको ओवरकम करने के लिए आपको बस ये स्टेप्स फॉलो करने, एंड योर आंसर विल बी देयर। आंसर आप ही को ढूंढना पड़ेगा, मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी, बट दिस इज द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू फिगर आउट दैट आंसर, राइट। तो इसके पहले 3 स्टेप्स हमने ऑलरेडी सीख लिए हैं, we have already understood and kind of gone through the first 3 steps। इसको बस मैं इस तरीके से आपके सामने ला रहा हूँ in a form of a tool, in a form of a step by step approach and all that, but इसके पीछे का जो भी कॉन्सेप्ट है हम सब पहले 2-3 सेशंस में कवर कर लिए हैं। तो ये क्या है, राइट? सो whenever you have a dilemma, the dilemma will be of 2 types। जो भी डिलेमा आप फेस करोगे, ये डिलेमा 2 ही तरीके का हो सकता है। एक
ये डिलेमा आपके अपने बारे में है, आपको अपने बारे में डिसाइड करना है कि आप कौन सी क्या चॉइस लो, आप ये करें कि वो करें, इसको छोड़े कि उसको छोड़े, कन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करें, जिसमें आपको क्या करना है ये आपको पता नहीं है, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट यू योरसेल्फ. That could be a dilemma, or the dilemma could be about, and of course the work involved and all that, but the second could be, the dilemma could be about interpersonal conflicts. It could be about you against somebody else, you know. It could be about somebody else, being a part of the choice that you have to make. आपको चूज़ करना है बेसिस somebody else's point of view, somebody else's objections, and what not, right? And there's a conflict between two individuals, and then you have to resolve it in some way. तो जहाँ पे भी कोई दूसरा भी इन्वॉल्व है तो ये सेकंड टाइप ऑफ डिलेमा हो सकता है. ये दो ही डिलेमा होंगे और तो कोई डिलेमा हो नहीं सकता है, राइट? तो जब कभी कोई डिलेमा आपकी लाइफ में आए कि जिसका पूरा फोकस इज ओनली ऑन योर सेल्फ, आपके अपने को लेके अगर कोई डिलेमा है, तो आपको जो सबसे पहली चीज़ करनी है वो करना है रिफ्लेक्शन. यू हैव टू सेल्फ रिफ्लेक्ट. और रिफ्लेक्ट करते वक्त आपके माइंडसेट को क्या करना है, आपको यू हैव टू हैव डिसोशिएटिव माइंडसेट. डिसोशिएटिव कर मतलब क्या होता है कि अपने आप को यू हैव टू सी एज अ थर्ड पर्सन. यू हैव टू इवेल्युएट योर ओन सिचुएशन. आप जिस सिचुएशन में हैं, विच एवर सिचुएशन दैट यू आर इन राइट नाउ, उसको आपको इवेल्युएट करना है एज अ थर्ड पर्सन. फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव यू हैव टू ऑब्जर्व योर सेल्फ एंड सी कि द करंट सिचुएशन दैट यू आर इन, ये आपने किस चीज़ से लाई है अपने आप पे. ऐसे कौन से चॉइसेस थे आपके कि जिसकी वजह से आप यहाँ पे आए हो, राइट? बिकॉज देयर वुड हैव बीन सम चॉइसेस दैट यू हैव टेकन दैट हैज़ लेड यू टू बी हियर. आपके कौन सी ऐसे वीकनेसेस थे, आपके कौन से ऐसे ट्रेट्स थे कि जिनकी वजह से यू हैव बीन हियर. आपको अपने पूरे सिचुएशन को एक बहुत ही थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से इवेल्युएट करना है कि विच एवर सिचुएशन दैट यू आर इन, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं दैट आर 100% बियॉन्ड योर कंट्रोल, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं दैट आर स्टिल अंडर योर कंट्रोल एंड यू हैव टू टेक एन एफर्ट ऑन इट एंड वॉट नॉट, राइट? सो आपको ये जो भी इवेल्यूशन करना है, यू हैव टू डू इट विद अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव. इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज आप देखते होंगे कि जब अपने आपके बचपन के बारे में आप सोचते हो या आपके टीनेज के बारे में आप सोचते हो, व्हेन यू लुक बैक एट योर सेल्फ, 2 years बैक, 3 years बैक, 5 years बैक, 10 years बैक, डिपेंडिंग ऑन योर एज, वट एवर नंबर ऑफ ईयर्स बैक, आप जब अपने आप को देखते हो तब आप ऑटोमेटिकली बहुत क्रिटिकली इवेल्युएट करते हो. नहीं, आपको ऐसा लगता है कि यार ये कैसे था, मैं ये कैसे पागलपन कर रहा था उस टाइम पे, मैंने कैसे ऐसी चीज़ कर ली जो मैंने करनी नहीं चाहिए थी. यू कैन वेरी इजीली डू दैट. बट वेन यू आर इन दैट सिचुएशन, जब आप उस सिचुएशन में होते हो, तब आपको अगर सामने वाले भी बताए कि तुम पागलपन कर रहे हो तो तुम मानती नहीं हो कि मैं पागलपन कर रहा हूँ, बिकॉज यू आर इन दैट सिचुएशन. और अपने आप को आप इवेल्युएट ही नहीं कर सकते हो बिकॉज यू आर नॉट लुकिंग एट योर सेल्फ फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव. दैट बिकम्स द बिगेस्ट चैलेंज, बिगेस्ट इम्पेडिमेंट, कि आप अपने आप को इवेल्युएट नहीं कर पा रहे हो. अब आप इतने कंज्यूम हो गए हो आपकी इमोशन में, वो जो भी इमोशन हो, वो दुख हो, वो गुस्सा हो, वो जेलसी हो, वो एंग्स्ट हो, वो फ्रस्ट्रेशन हो, वो जो भी हो, whatever that emotion has completely consumed you so much that you are not able to think about that situation in a rational way, in a third person perspective manner, right? So the reflection has to be from a third person perspective manner. All it takes is a conscious effort. कोई टफ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है. आपको बस 2 सेकंड शांत बैठना है, बहुत गहरी सांसें लेनी है, आंख बंद करनी है और अपने आप को सवाल पूछना है कि भाई मैं रो क्यों रहा हूँ, या मैं गुस्सा क्यों हूँ, या मैं फ्रस्ट्रेटेड क्यों हूँ, क्या हुआ है मेरे साथ जो मैं इस तरह से फील कर रहा हूँ, क्या है मेरी सिचुएशन, क्या हुआ है, मैंने कौन से चॉइसेस लिए जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, मैंने क्या क्या चीज़ें की जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, मेरे कौन से ऐसे ट्रेड्स थे जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, राइट? बीइंग एक्सट्रीमली सेल्फ क्रिटिकल, सेल्फ एनालिसिस इन अ थर्ड पर्सन मैनर पॉसिबल है, कर सकते हैं, बट उसके लिए ये थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है. दैट्स वन थिंग. एंड लाइफ का मज़ा देखो, लाइफ का इंटरेस्टिंग फैसेट देखो ये कि व्हेन यू हैव टू डू इट in context of somebody else, you cannot do it without an associative inquiry. Associative क्या होता है? Empathy. सामने वाले ने आपके साथ कुछ बुरा भी किया हो, सामने वाला आपको फॉर वॉट एवर रीज़न, बिना किसी रीज़न के तकलीफ़ दे रहा हो, सामने वाले की वजह से आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो, या आप किसी अपने को कुछ समझा नहीं पा रहे हो एंड इज़ प्रॉब्ली डूइंग द रॉन्ग थिंग एंड यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट to him or her, whatever. Whenever there's another person involved, unless you're able to be in their shoes, okay, and reflect कि वो ऐसे क्यों कर रहा है,
क्या हुआ होगा कि जिसकी वजह से वो इस तरह से बर्ताव कर रहा है. इज दिस अ नॉर्मल बिहेवियर? हैज़ दैट पर्सन एक्टेड लाइक दिस all through in your engagement, or today it is an exception? What is the situation that he or she is in? What is it that you have done to make him or her feel this way at this point of time? So many things, right? Unless you kind of think like themselves, and be like themselves and feel the way they are feeling right now, and think from that perspective, you will never be able to solve that challenge. फिर वो इट कुड बी कि फाइनल आउटकम विल बी दैट यू हैव टू फाइट विद देम. ऐसे नहीं है कि एसोसिएटिव इंक्वायरी मतलब समझने के लिए ताकि हम फाइनली चीज़ें रिजॉल्व कर पाए. शायद आप डिसाइड करो वंस यू हैव अंडरस्टूड कि कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे बंदों के साथ रहने में. इट कुड बी द फाइनल आउटकम एज वेल, right? But still that decision will be easy for you if you are able to understand the point of view of the other person, where they are coming from, what is the point that they are making. जब तक ये समझते नहीं हो आप कैसे डिसीजन लोगे, right? So the first step at any juncture of a dilemma is reflection. Reflection, when in terms of you, has to be third person perspective, when in terms of the other person has to be empathetic, associative inquiry. तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन खींच पाओगे अंदर अबाउट द सिचुएशन, अबाउट द इंडिविजुअल इन कॉन्टेक्स्ट एंड वॉट नॉट, राइट? नाउ जब आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई, एंड बाय द वे, राइट, ये जो भी मैं बोल रहा हूँ खुद से नहीं बोल रहा हूँ. आप देखो कृष्णा ने क्या किया. व्हेन कृष्णा वॉज इन द वॉर फील्ड एंड अर्जुना सडनली आस्क्ड कृष्णा कि मैं कैसे लड़ूँ, मुझे नहीं लड़ना, मुझे युद्ध नहीं करना, आई डोंट वांट टू फाइट, आई डोंट वांट टू किल एनीबडी एल्स, रादर दे किल मी, आई विल बी हैप्पी, आई विल बी ओके. कृष्णा ने ऐसे थोड़ी किया कि हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस, हाउ डेयर यू इवन आस्क सच अ क्वेश्चन, अभी तो लड़ना है, पागल बन गए हो क्या, राइट? ही डजंट इमीडिएटली get into that mode. He first understands where Arjuna is coming from. He hears Arjuna in full, and only when he has probably understood Arjuna's point of view, he is able to kind of take him through these 18 sessions, these 18 adhyayas of Bhagavad Gita to help him resolve his conflict and dilemma and whatnot, right? So Krishna has done what I am kind of prescribing here as part of reflection. It's from Krishna that we are learning this, right? Even Arjuna, for that matter, अर्जुना को जब तक कृष्णा ने नहीं बोला कि क्या लड़की की तरह रो रहा है, वो भी क्षत्रिय बन के युद्ध की भूमि पर सामने जब दुश्मन खड़े हैं, जब उनको उनसे लड़ना है, तब ये लड़की की तरह क्या रो रहा है, षंड क्यों बन रहा है, स्टैंड अप एंड फाइट. जब तक कृष्णा ने बोला नहीं तब तक अर्जुन तो ऐसे ही कर रहा था. ओनली व्हेन कृष्णा पॉइंटेड टू हिम, टू अर्जुना कि दिस इज हाउ यू आर बिहेविंग, एट दैट टाइम अर्जुना प्रॉब्ली रियलाइज दैट ओ इज दिस हाउ आई एम बिहेविंग, ओके प्लीज कृष्णा यू टेल मी नाउ व्हाट शुड आई डू. Right? So even Arjuna had to have this third person perspective about himself, and Krishna had to have this associative inquiry into Arjuna's mindset in order to come to the right solution. So both Krishna and Arjuna have kind of depicted this reflection in the first session of Bhagavad Gita that we went through, which kind of conveys that in order to first even come to an answer, the first thing is to reflect and figure out what the challenge is, right? The next part of the thing is acceptance. जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते सिचुएशन क्या है एज इट इज़, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते. ओके, एंड दिस एक्सेप्टेंस के भी बहुत सारे मायने, देयर आर मल्टीपल डायमेंशंस टू दिस एक्सेप्टेंस, एंड लेट्स सी वन आफ्टर द अदर. सिचुएशन वर्सेस चॉइस. Arjuna's dilemma stems from the fact that he is not able to accept the situation he is in, that whether he likes it or not, उसको पसंद आए या ना पसंद आए, बट उसी के भाई उसके विरुद्ध सामने खड़े हैं, कौरव उसके सामने खड़े हैं, वो उसको अच्छा लगे बुरा लगे, बट कौरव उसके सामने खड़े हैं, उसको अच्छा लगे या बुरा लगे, वेदर ही लाइक्स इट और नॉट, भीष्म, द्रोण, ऑल दीज वंडरफुल आचार्याज एंड द स्टालवर्ट्स ऑफ द कुरु किंगडम, नो मैटर हाउ नॉलेजेबल दे आर एंड नो मैटर हाउ मच दे लाइक पांडवास, they are fighting as Kauravas, against the Pandavas in the army. They are going to stand in front and against the Pandavas and possibly even try to kill them because it's a war, right? ये situation का acceptance अर्जुना में नहीं है, and इसीलिए अर्जुना is having this entire challenge, right? He is not able to kind of even accept the fact that Bhishma and Drona are ready to kill him. He is not ready to kill them, that's a different thing, but Bhishma and Drona are ready to kill him. They are doing their duty is what they think, right? And that acceptance is not there. That's the first thing, right? So whichever situation you face, right now we are all facing कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, कोरोना की वजह से सबको घर में बैठना है, वो फ्रस्ट्रेटिंग हो, वो तकलीफदायक हो, वो जैसे कैसे भी हो, बाहर जाने को नहीं मिल रहा है, सोशल लाइफ ख़त्म हो गई है, बट ये सिचुएशन है. अनलेस वी एक्सेप्ट दिस सिचुएशन वी कांट कम आउट ऑफ इट.
So acceptance is the first thing that we all have to do, and the acceptance of the fact that situation is not in our control, राइट. भीष्म द्रोण क्या करेंगे ये अर्जुन के कंट्रोल में नहीं है. कोरोना हुआ ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. बट अब हम क्या करते हैं इस सिचुएशन में वो हमारे कंट्रोल में है. सो द चॉइस इज अवर्स, and accepting that it's only the choice that is in our control, not the situation. That acceptance is critical, right? What is the next thing that we need to accept? We need to accept that whatever the situation is, जो भी situation हुई होगी, personal या interpersonal, whatever the dilemma का root will be in the situation that we'll all face. At the same time, in the way we would have behaved, we would have chosen, we would have acted given our default tendencies, gunas and senses. ये एक्सेप्टेंस करना ही पड़ेगा. अगर हमने सब सही किया होगा तो या तो सिचुएशन की वजह से हमको चैलेंज आ रहा है, या तो हमने कोई गलत किया होगा इसके लिए चैलेंज आ रहा है. तो चैलेंज क्यों आएगा? अगर हम सब सही कर रहे हैं, अगर हम सब अच्छा कर रहे हैं, तो या तो सिचुएशन खराब हो गई या तो फिर हमने कोई गलत किया होगा. और what else can be the reason for the challenge, isn't it? So unless we accept that situation का challenge है तो situation क्या है, that is one part of the answer. The second part of the answer is then हमने क्या गलत किया है, and हमने अगर गलत किया है तो किस लिए किया होगा? Because by default we have certain weaknesses, we have certain shortcomings, we have certain negative traits, and we are all compelled to act that way, unless we really rein those things. And like for example हम quick tempered हैं शायद, I'm quick tempered, I'm very quick tempered, and when I'm angry I say things which I shouldn't, right? And that's one of my biggest shortcomings. अब वो मेरा है negative tendency. अब unless I overcome it, I curb it, I control it, जब वो फूटेगा, जब वो बाहर आएगा तो कुछ गलत तो होने ही वाला है, उसकी वजह से सामने वाला इम्पैक्ट होने वाला है. relationships are going to be impacted because of it, right? So unless I accept that whatever has happened it's either because of the situation or it could be because something that I would have done wrong. मैंने कुछ तो गलत किया होगा, राइट? वो रिफ्लेक्शन से समझेगा, और रिफ्लेक्शन से समझा तो उसको एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज रिफ्लेक्शन विल गिव यू इन्फॉर्मेशन. अनलेस यू एक्सेप्ट द इन्फॉर्मेशन यू विल नॉट पास द स्टेज टू स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट. वी लिव इन डिनाइल. हमारा सबसे लेजी ऑर्गन दिमाग में, इफ देर इज एनी ऑर्गन इन अवर बॉडी विच इज़ द लेजीएस्ट, इट इज़ अवर माइंड, इट इज़ अवर ब्रेन. बिकॉज अवर ब्रेन इज नेचुरली पॉइज्ड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. वो काम नहीं करना चाहता है. आपका जो दिमाग है वो शॉर्टेस्ट रूट ढूंढता है काम करने का, सबसे आसान तरीका ढूंढता है काम करने का. एंड द ईजिएस्ट थिंग इन अ चैलेंज इज चैलेंज ही नहीं है, इजंट इट? द ईजिएस्ट थिंग दैट द माइंड कैन हेल्प यू थिंक इज चैलेंज ही नहीं है. तो क्यों रो रहा है भैया? Because mind wants you to be happy. The brain is wired to make you feel comfortable, wired to make you feel happy. So whatever the situation, it will try and normalize it for you. अगर तुमको ये लग रहा है कि मैंने शायद गलती किया इसके लिए, और तुमको उसकी वजह से बुरा लग रहा है, यू कॉन्स्टेंटली इन दिस थिंग, यार मैंने शायद गलत किया, मैंने शायद गलत किया, मैंने शायद गलत किया. सडनली द ब्रेन विल स्टार्ट गिविंग यू मैसेजेस दैट नहीं, उसने ही गलत किया, उसी का तो प्रॉब्लम था, तू अपने आप पे क्यों रो रहा है, वही था. एंड स्लोली द एंटायर माइंडसेट विल बी, यार मेरा तो फॉल्ट ही नहीं था, उसी का फॉल्ट था, एंड यू विल बी हैप्पी. All of this will be your mind's doing and you will not even realize it. The mind is best deceiver. सबसे ज़्यादा डिसेप्शन अगर कहीं होता है तो हमारे खुद के ब्रेन में होता है. हम अपने आप को सबसे ज़्यादा डिसीव करते हैं. सामने वाला हमको डिसीव करे ना करे, हम अपने आप को सबसे ज़्यादा डिसीव करते हैं. वी आर अवर मोस्ट बिगेस्ट डिसीवर्स, एंड दैट्स अ फैक्ट ऑफ अवर ओन बायोलॉजी. वी आर रूल्ड बाय दैट. तो उसको एक्सेप्ट करना बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज द मोमेंट वी एक्सेप्ट, ये डिसेप्शन बंद हो जाता है. वी स्टॉप लिविंग इन डिनाइल. लॉट ऑफ टाइम्स वी एंड अप इन अ सिचुएशन वेयर देयर इज नो वे आउट. There's no way out, at times, for example, it could be a relationship which is dead, no point trying to kind of, make it better, and that there comes a time when you realize that, you reflect and you realize कि नहीं अब नहीं होने वाला, but you live in denial so much that you continue to compromise, right? And you make the life hell for yourself and the other person as well, right? It could be in context of professional life or personal life. It could be the job that you're in. Sometimes you realize that ये जॉब में कुछ रखा ही नहीं है, ना जॉब को फ़ायदा हो, ना कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, ना मेरे को फ़ायदा हो रहा है, निकलो यहाँ से, लेट्स टेक अ जॉब एंड लीव, राइट? बट यू लिव इन सो मच ऑफ डिनाइल दैट यू कॉम्प्रोमाइज़ कि नहीं मैं शायद अपने आप को पता नहीं अननेसेसरी सोच रहा हूँ, चल रहा है, अच्छा चल रहा है, व्हाट्स द हार्म, right? The denial and the deception is enormous and you don't even realize when it happens, right? So reflection helps you realize that there is a deception, but unless you accept it, you can't move forward, right? So accepting the impact of your own natural tendencies, your traits, your shortcomings, your weaknesses, your actions, and the fact that all your actions would have had consequences. अगर आपने कुछ गलत किया होगा
तो उसकी वजह से आपके साथ कुछ बुरा हुआ ही होगा. अब फिर उसके बारे में रोक के क्या फ़ायदा, राइट? Right, so this also happens, right, that you probably, you disrespected someone, and because of that, when now somebody disrespects you, you forget that you had disrespected that individual first. सबसे पहले तो तुमने अपमान किया था, तब जाके तुम्हारा अपमान हुआ. बट यू फॉरगेट वेरी कन्वीनियंटली कि आपने कुछ गलत किया था. यू से कि नहीं, हाउ डेयर यू डिसरिस्पेक्ट मी. अरे भाई, तुमने भी तो डिसरिस्पेक्ट किया था पहले, राइट? सो ऑल दिस, इट्स ऑल इन द माइंड अल्टीमेटली, एंड अंटिल यू रिफ्लेक्ट and you accept, you can't move forward. See, saying sorry, for example, becomes extremely difficult until and unless you first reflect and realize that there was your mistake, and number two, that because there was your mistake, and accepting that yes, there was your mistake, what's the harm in saying sorry? गलती हो गई, सॉरी बाबा, अब नहीं होगी. What's so much, to kind of worry about it, worry about saying sorry. The problem is you can't accept that it was your mistake. That's why you can't say sorry, isn't it? And the last part is that the rule of sacrifice. You cannot expect anything without giving anything. If you want respect, you'll have to give respect. If you want love, you'll have to give love, right? If you want companionship, you want to give companionship. सब कि मुझे सब चाहिए लेकिन मुझे देना किसी को नहीं है, ऐसे लाइफ नहीं चलने वाली, isn't it? So the acceptance has all these dimensions, and once you reflect, the information comes to you. Once information comes to you and you kind of analyze, process it through your intellect, then you have to accept certain things for you to start working towards the problem. And then of course comes the fact that you will have to align to a particular purpose. You have to have a sense of priority or a sense of purpose in your life. दोनों नहीं होंगे तो आप गए. Purpose is very difficult. Purpose is very rare. It's very difficult to figure out a purpose unless you have put in effort to find it. Because a lot of time we live in an auto mode. बचपन में स्कूल में डाल दिया, बायोलॉजी पसंद नहीं था इसलिए मैथ्स लिया इसलिए इंजीनियरिंग किया, सब एमबीए करते इसलिए एमबीए किया, एमबीए करने के बाद सारी जॉब लेते, मैंने मैनेजमेंट जॉब ले लिया, जॉब लेने के बाद प्रमोशन चाहिए रहते इसलिए उसके लिए फ़ाइट किया, शादी हो गई, बच्चे हो गए. सो the life continues for all of us. Most of us will live in an auto mode. Very rarely, we are spiritedly working towards identifying why, I am here in this world. What should I contribute from my end? What am I here for? What keeps me motivated? What should be the purpose of my life? What should I keep as a why of my life? इसके बारे में हम बहुत कम सोचते हैं, और जो सोचते हैं उनमें से भी बहुत कम लोग को वो they get to find a purpose and then work towards it, and very rarest of rare actually have the strength and the capability to work towards that purpose or work on the purpose that they've realized for themselves. तो ये तो बहुत, बट अगर पर्पस नहीं है, चलो आगे आएगा, probably you will realize it later. At least have priorities. At least have a sense of priority that, amidst all the things that you would want to do, what is the best, what is the worst, what is the most wanted, what is the least wanted. At least have that. Otherwise you will be constantly fighting between this and that, isn't it? So या तो priority हो या तो purpose हो, but there has to be something to align, otherwise the conflicts will continue to happen, and we'll elaborate on this point a lot more as we go along in this session. But so far so good. These are the 2-3 steps that we have so far understood, and from the third session we have understood the fact that the purpose has to come from Swadharma. Let's elaborate that a bit. The question is, कृष्णा को क्या पर्पस था? अर्जुना का तो पर्पस था कि देयर वाज प्रॉब्ली एन इनजस्टिस, अगेंस्ट द्रौपदी, हिज वाइफ, अगेंस्ट देम, द पांडवास ओवरऑल. The Kauravas tried to kill Pandavas in the Laksha Grove. They cheated, or whichever way they won the dice game, and because of it they were pushed to be in the Vanvas. They were not even given the 5 villages that they had demanded and they would have been happy with, and now there's this war, and then Arjuna has to fight it and win the kingdom. At least there is some sense of purpose that we can see for Arjuna, and he's a Kshatriya anyways. He's a Kshatriya. His Swadharma, his duty is to fight for the right, and fight for the sovereign, fight for the property and rights and whatnot, right? कृष्णा का क्या रोल है इसमें? ना तो हस्तिनापुर में उनका कोई रोल है, ना तो of course Pandavas are his relatives, if you go back to Mahabharata, but for that what is he doing? His entire army is fighting from the Kauravas side.
he is fighting from the Pandava side, so in a way he is killing his own army. He is basically a catalyst to kill his own army. What is he going to get? Is he going to get any kingdom? No, the kingdom is going to go to Pandavas or Kauravas based on who wins. What is Krishna going to do here? Why is he even doing this? And Arjuna asks him, Ki, Krishna, what is it that you're here for? And when you tell me that I should have a sense of purpose and all that, what is your purpose, in this entire war? And look at what Krishna is responding. He's saying, for me, Arjuna, there is nothing in all the three worlds which ought to be done, nor is there anything uncared that ought to be, acquired. The spelling is wrong, sorry. It means there's nothing that is unacquired that I need to acquire, yet I go on working. ये थोड़ा आपको लगेगा कि ये बहुत ऊपर ऊपर का जवाब दे दिया, ऐसे ही सवाल को टाल दिया एंड ऑल दैट, बट इसको अगर समझना है, इफ़ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस आंसर ऑफ कृष्णा, you have to understand two other responses that he gives. On one side he says that better is one's own duty though ill done than the duty of another well performed. Better is death in one's own duty, the duty of another is fraught with fear. So he's saying कि स्वधर्म सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. किसी और का काम करने में शायद मेरे को कितना भी प्रॉफिट मिले, अचीवमेंट हो, जो भी हो, अगर मेरा वो धर्म नहीं है, अगर मेरा वो काम नहीं है, तो आई शुड रादर नॉट डू इट, इवन इफ इट मीन्स कि जो कर रहा हूँ मैं अभी उसमें मुझे उतना सक्सेस ना मिले, आई स्टिल बी हैप्पी डूइंग व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. दिस इज वन वर्स. एंड द अदर वर्स इज दैट वॉट एवर अ ग्रेट मैन डज अदर मैन ऑल्सो डू, विच एवर स्टैंडर्ड ही सेट्स द वर्ल्ड फॉलोज इट. इन दोनों से लेके आपको समझेगा कि कृष्णा ये कह क्या रहे व्हेन ही सेज दैट आई हैव नथिंग टू बी एक्वायर्ड, स्टिल आई गो ऑन वर्किंग, देयर इज नथिंग फॉर मी टू अचीव, आई स्टिल गो ऑन वर्किंग. ये इसके मायने क्या है ये आप तब समझोगे, राइट. अब इसको कैसे समझे? फर्स्ट थिंग इज अबाउट द स्वधर्मा. आई थिंक वी डिड डिस्कस दिस एट लेंथ इन द प्रीवियस सेशन, बट टू गिव अ क्विक जिस्ट एज वेल. बहुत बार आपने देखे होंगे ऐसे लोग कि जो आउट ऑफ द शेयर कैपेबिलिटीज एंड टैलेंट्स, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर गिफ्टेड, and some of us are more gifted than others, some of them have more qualities than others, जैसे होता है ना, the easiest it is for an individual who has only one skill. जैसे कहते हैं ना, सम पीपल आर बॉर्न स्पोर्ट्समैन एंड वही उनकी कैपेबिलिटी है, एंड इट्स द ईजिएस्ट फॉर देम, बिकॉज उनको कुछ और आता ही नहीं है, वो पढ़ाई में अच्छे नहीं है, उनको ना कोई आर्ट फॉर्म आता है ना कुछ, तो उनको बस स्पोर्ट्स ही आता है, तो फिर जो भी हो उनको करना तो स्पोर्ट्स ही है, बिकॉज वही वो कर पाते हैं. देयर इज नथिंग एल्स दैट दे कैन डू, राइट. इट्स ईजियर फॉर देम टू आइडेंटिफाई देयर पर्पस बिकॉज दे प्रॉब्ली हैव ओनली वन स्ट्रेंथ. But there are many others who are gifted with multiple skills and multiple strengths. There are people who are all-rounders. There are people who are like, they are artists as well, they're intellectuals as well, they are athletic as well, and they like doing everything, and then they are the most confused lot. They are most capable, but at the same time they are the most capable lot, right? But having said that, still उनकी capabilities कितने भी हो, उनका लव, उनका पैशन, उनको पसंद कोई तो एक ही चीज़ आती होगी, एंड दैट्स फॉर श्योर. एंड अंटिल दे एक्सप्लोर, अंटिल दे ट्राई, अंटिल दे रिफ्लेक्ट ऑन दैट, उनको वो समझता नहीं है. बट यू विल सी सच पीपल ऑल अराउंड. व्हेन यू सी दैट दे आर डिसेंटली सक्सेसफुल, दे आर डूइंग वेरी वेल इन देयर करियर्स, दे हैव अ डिसेंट फैमिली, दे हैव अगर बाहर से हम देखें तो दे सीम टू हैव अ वेरी हैप्पी लाइफ. They should not have ideally any challenges because they are living a good life in general, but they are unhappy to the core. हम अपने आप को भी बहुत, हम में से बहुत सारे लोग खुद इस तरह से वी माइट बी फेसिंग सच थिंग्स दैट, और फिर हम कहते हैं वी हैड अ मिड लाइफ क्राइसिस. ये मिड लाइफ क्राइसिस आई कहाँ से? ये मिड लाइफ क्राइसिस आती कहाँ से? आपके बचपन से, टीनेज से एक फ्लो में चले जाते हैं, ना पर्पस सोचते हैं, ना एम्बिशन सोचते हैं, ना अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में सोचते हैं, ना आपको क्या काम करने में मज़ा आएगा इसके बारे में सोचते हैं. एक भीड़ में सब लोग करने इसके लिए 50 चीज़ें करते हैं, और जब मिड लाइफ आ जाती है और जब आपको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो तो मज़ा ही नहीं आ रहा, मैं कमा रहा हूँ लेकिन मज़ा नहीं आ रहा, फैमिली है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, एंड देन लाइक शिट व्हाट डिड आई डू, आई शुड हैव डन दिस, आई शुड हैव डन दैट, और पूरा रिग्रेट में लाइफ जीते और कहते हो मिड लाइफ क्राइसिस आ गई. और सबको आती है. कहाँ से आएगी मिड लाइफ क्राइसिस? There are people who continue to work for 70, 75, 80 years till they die and they are never unhappy. And suddenly out of the blue, because there's midlife, you are suddenly unhappy. ये आता कहाँ से? ये आता इसलिए है because you have not focused on the things that you actually like doing, and you are rather focused on doing things which somebody else does and you want to be like that person. Or because your parents asked you to do something, or for whatever reasons, or because you felt कि ये करके पैसे मिलेंगे, जो पसंद है वो करके तो कुछ नहीं मिलने वाला. Right? And then what do? Then the slightest of opportunity you get,
you start doing things that you like, but you have not the professional expertise that you have to make it into a profession, and then you live a compromised life, neither here nor there. एंड ऑफ कोर्स यू आर अनहैप्पी एंड यू विल रिमेन अनहैप्पी, एंड इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ. हम कितने भी डिनाइल में रहे, मैं जो कह रहा हूँ आप शायद अभी ना माने, बट आप रिफ्लेक्ट करोगे, आप इसके बारे में सोचोगे, तो आपको ये डेफिनेटली रियलाइज होगा कि इट इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ. एंड 90-95% ऑफ द पीपल, 99% ऑफ द पीपल आर ऑल लिविंग सच काइंड ऑफ डबल लाइफ एज वी कॉल इट, कि करना कुछ अलग था, कर कुछ अलग रहे. रहना किसी के साथ था, रह किसी के साथ और रहे. करना कुछ और था, कर कुछ और रहे. एंड देन यू आर सेइंग मिड लाइफ क्राइसिस आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है, अनहैप्पीनेस है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे खुशी नहीं मिल रही है. राइट, सच क्वेश्चंस कमिंग. व्हाई डू दे कम इन? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट कृष्णा इज सेइंग, दैट स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह. अपने धर्म से अगर जियोगे तो शायद कुछ कम मिलेगा, लेकिन खुश रहोगे. अपने कैपेबिलिटीज़ पे फोकस करके, अपने को जो करने में मज़ा आता है, जो काम करने मज़ा आ रहा है, वो काम करके चाहे आपको कुछ कम मिले चलेगा, बट आप खुश रहोगे. लेकिन आप वो काम करोगे जिससे शायद आपको ज़्यादा पैसे भी मिले, ज़्यादा शोहरत भी मिले, ज़्यादा शानो शौकत मिले, लेकिन आप फिर भी खुश नहीं रहोगे. तो खुश रहना है ना आखिर लाइफ में. The ultimate goal of everything that you do, even the money that you get, is all that you want to be happy. And if you are not going to be happy despite achieving everything else, what's the point? This is exactly what he's saying. It's very simple, very easy. It's a part of our experience. We all live, through such things, and it's very intuitively easy to understand, right? And what's the other thing that he's saying? He's saying that whatever a great man does, the other men do. जब हमको खुद को अगर कोई चीज़ पता नहीं होती है, एंड इफ़ यू आर नॉट काइंड ऑफ क्लियर अबाउट हाउ टू गो अबाउट थिंग्स, व्हाट डू? वी लुक फॉर द एक्सपर्ट्स एंड आस्क देम क्या करना चाहिए, तुम बताओ भैया, जो तुम बोलोगे हम करते हैं. राइट, एंड इफ़ द एक्सपर्ट हिमसेल्फ फेल्स, वी ऑल फेल. क्योंकि हम तो वो स्कूल में देखा होगा, कॉलेज में देखा होगा, राइट? देयर इज ओनली वन पर्सन हु प्रोबब्ली नोज द आंसर, एंड द पीपल हु चीट, दे आर डिपेंडेंट ऑन दैट वन पर्सन. उसने सही लिखा तो मेरे को भी मार्क्स मिलेंगे, मैंने कॉपी किया है. वो फेल हो गया, मैं भी फेल हो गया. इफ ही फेल्स, आई फेल. If he gives the wrong answer, I get the wrong answer because I have finally copied from him, isn't it? So and it's a way of life again, because not everybody can be an expert. There are only few who become experts, right? And if all of us who are the followers who follow the experts, if the expert fails, we all fail. अब इसका impact क्या है ये देखते हैं. Let's see what is the impact of all of it. Why the expert failing becomes a crisis. And we are all going through it right now. Right now, what we are experiencing in India in Corona time is a crisis. We are all experiencing the crisis. We are experiencing the crisis of political leadership. We are experiencing the crisis of medical leadership. Health sector की leadership नहीं है. There were people who are crying to have an IMS. जैसे IAS होता है, जैसे IPS होता है, वैसे IMS इंडियन मेडिकल सर्विसेज होनी चाहिए थी, जो फाइनली पार्लियामेंट ने अभी अप्रूव की है. बट इट इज़ नॉट सेट अप टू लीड the country in a situation which needs such kind of leadership, and we are facing the crisis. The expertise is not there, and we are all failing because of it, because none of us are experts. आप और हम कोरोना के एक्सपर्ट थोड़ी है. The people who are experts don't have the leadership, and their decisions are not what are actually implemented on the ground. Who's implementing things on the ground? People who don't know anything about corona. I mean, we can go on and on about this topic, but the impact of expertise, the loss of expertise is evident in the world. It is evident in the world. और इसका एग्जाम्पल देना तो बहुत आसानी से दे सकता हूँ. एक सिंपल रिले रेस ले लो. रिले रेस में व्हेन व्हाट इज द रिले रेस? द फर्स्ट रनर रन्स, he passes the baton to the second runner runs, and the third, the fourth, and the final, whoever is the third or fourth, who is the final runner, he completes the race. And when he completes the race, the clock stops, whatever is the time, basis that whichever is the fastest team wins, isn't it? Now whatever is the speed of the team, the slowest person is going to impact the team the most, isn't it? If you have to kind of raise the bar for the team, you will have to improve the performance of the slowest runner as well. Of course, the other faster people can speed up, but the challenge is there is always a limit, right? Now the person who is still not achieved his limit, who's not fulfilling his potential, who's not kind of achieving up to his potential, उसको आप मोटिवेट करोगे टू डू मोर, और द पर्सन इज ऑलरेडी अचीव्ड हिज पोटेंशियल, उसको बोलोगे कि नहीं और कर लो. अ पर्सन हु इज ऑलरेडी रनिंग हिज फास्टेस्ट, कैन ही रन एनी फास्टर? बट अ रनर हु इज प्रॉब्ली नॉट स्टिल रनिंग हिज फास्टेस्ट, इज कैपेबल टू रन मोर, ही कैन एक्चुअली रन मोर. हु शुड यू फोकस ऑन? You should definitely focus on somebody who is slowest.
Rather replace him with somebody who can run faster, or if he can run faster himself, train him to make him run faster. That's the only way the team will grow, isn't it? So the loss of expertise is felt when the at the downstream, when the people don't perform to their optimum. इसका एक अलग बहुत आसान सा एग्जाम्पल एक क्लासरूम में एक्सपेरिमेंट हुआ था. दिस वॉज दिस टाइम व्हेन देयर वाज दिस ह्यूज फाइट बिटवीन US एंड रशिया, अबाउट कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म एंड ऑल दैट. And there was this whole the economic principles also which were at stake in terms of whether the economy should run on basis of communism or basis capitalism. एक बहुत बड़ा फाइट चल रहा था कि ये जनरल फिलोसफी क्या होनी चाहिए फॉर द सोसाइटी टू मूव फॉरवर्ड. एंड उसमें एक प्रोफेसर ने, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर ने ये एक एक्सपेरिमेंट किया. व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट? द क्लासरूम एक्सपेरिमेंट एज ए कॉल इट. व्हाट डिड इट? उसने बस सिंपल सी चीज़ की. उसने क्या किया, क्लास में 3 सेमिस्टर्स हो गए थे, 3 एग्ज़ाम हो गए, 3 महीने के 9 महीने बाद 3 एग्ज़ाम हो गए. हर एग्ज़ाम में जो भी whoever is the first ranker, the second ranker, third ranker and so on, the people who failed, the people who just passed and all that, सबका एवरेज निकाला गया जो भी उन्होंने मार्क्स लिए थे. of course the topper had 92%, the next in line had 91, then 90 and what not, and the until the people who failed had maybe 37-38% and what not. इन सबका जब एवरेज लिया गया तो तीनों सेमिस्टर मिला के, 3 सेमिस्टर एग्जाम्स हुए थे, इन सब का एग्जाम का एवरेज लेके 78% के आसपास क्लास का एवरेज आया था. ओके, एंड नाउ व्हाट ही सेड कि द 4th सेमिस्टर विल बी यूनिक. ही सेड कि लास्ट आखिरी जो 4th एग्जाम होगा, 4th सेमिस्टर एग्जाम होगा, वो थोड़ा यूनिक होगा और उसमें हम क्या करेंगे, विल अबाइड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. What does the principle of equality say? The principle of equality says कि जो टॉपर है, जो 92, 98, 94 मार्क्स लाएगा, उसमें से मार्क्स निकाल के हम जो फेल होने वाले उनको मार्क्स देंगे. वी विल गिव द मार्क्स टू द पर्सन हु फेल्ड. जिसको कम मार्क्स आए उनको मार्क्स, जिससे ज़्यादा मार्क्स आए उससे निकाल के देंगे. विल टेक मार्क्स फ्रॉम द पीपल हु हैव मोर मार्क्स and give the marks to the people who got less marks and make everybody get the same marks. Principle of equality, सबको same marks मिलेंगे. Everybody will get the same marks. Simplest form of equality, isn't it? Classroom में कोई fail ही नहीं होगा. Everybody will pass and there is no comparison. Everybody will get the same marks. No first rank, second rank, third rank. Everybody passes, everybody gets the same mark, irrespective of how much they actually deserve to achieve. क्योंकि फर्स्ट रैंकर तो पढ़ाई किया है, उसने 92 लाया है, बट फिर भी उसको एवरेज दिया जाएगा, और जो फेल हुआ है, जिसने पढ़ाई नहीं किया है, उसको वो मार्क्स दिए जाएंगे. सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वालिटी. नाउ व्हाट डू यू थिंक व्हाट वुड हैव हैपेंड? क्या हुआ होगा? वो क्लास का एवरेज जो 78% था 3 सेमेस्टर मिला के, 4th सेमेस्टर में वो एवरेज कितना हुआ रहेगा? हाउ मच डू यू थिंक? मोर देन 78 और लेस देन 78? एनी आंसर्स? क्लास का एवरेज 56% हो गया. केम ड्रास्टिकली डाउन 78% से 56%. जो क्लास ऑन एन एवरेज 78% मार्क्स से बाहर जाता था, पास होता था, वो क्लास 56% पे आ गया. क्यों आया होगा? क्योंकि जो टॉप था, जो 92-93% पे था, उसको तो बोला गया मैं 92 लाऊं, 98 लाऊं, 99 लाऊं, वॉट एवर मार्क्स आई गेट, 98, 99, दोज मार्क्स विल बी गिवन टू समबडी हु इज गेटिंग लेस मार्क्स देन मी. So why should I get 98, 99? I'll probably study only 78 and I'll get the average anyways. Why should I study more? The motivation is gone. And look at the other side. The person who's failing or who's just passing, that person is saying, even if I don't study, I'm going to get the marks anyways. I'm going to get the marks from the person who studies and get more marks than me. So why should I study? That's why the person who actually is weak in studies doesn't study, because he's anyways going to get marks from the person who studies. And the person who studies doesn't study because he feels, why should he study? Anyways, he's not going to get any benefit out of it. And the overall average goes down. अब ये क्लास को ऊपर लाना है, क्लास के एवरेज को नॉर्मल ऊपर लाना है, तो 2 ही चीज़ें हैं, isn't it? There are only 2 things that can solve this crisis in such a thing. Number one is the rule of sacrifice. जो एफर्ट डालेगा उसको आउटकम मिलेगा. Whoever puts in efforts gets the outcome. If you study, you get marks. If you don't study, you don't get marks. And we apply it blanket. Then we don't think of inequality. Then we don't say कि this person is less marks, that person is high marks. So it's distinguishing between the 2 people. It is not distinguishing between the 2 people. It is just that everybody gets what they deserve. Simple. As simple as that.
right? That is one thing. And therefore, because what it does, it motivates the people who like to study to continue studying and get more from it. And the people who are not studying excuse me, they probably don't like to study. Academics is not the end of it, isn't it? Probably they are the best sportsmen, probably they are the best musicians, probably they are the best artists, and because they fail in academics, they realize that this is not my cup of tea. This is not what I should do in my life. I would rather focus on what I like. I would rather focus on my strengths. Let me be a musician. Let me be a sportsman. Let me be an artist, rather than be forced to continue with this academics and take up an academic role or whatever the intellectual role what this particular study will demand, right? So it is actually in the best interest of the society that, number one, the rule of sacrifice is implemented in a blanket manner. There is no picking and choosing in these terms. Whoever puts in effort gets the outcome. Karma, the consequence, action and consequence rule of karma, as simple as that. That is applied in a blanket way. And second, इस सोसाइटी को आगे लेके जाने वाले एक और तरीके के लोग हैं. देयर आर दोज टाइप ऑफ पीपल एज वेल हु स्टडी फॉर द सेक ऑफ स्टडी. There will be students who study not because they get 98, 99 marks or 100 marks. There will be student in the class who will study because they love to study. They like the subject. They love that subject. They are interested in that study, and that's why they study. Their study is not because of marks. The study is not because of वो फर्स्ट रैंक आएगा, सेकंड रैंक आएगा, इसके लिए पढ़ नहीं रहे. वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको मज़ा आता है पढ़ने में. मज़ा आता है पढ़ने में, इसके लिए अच्छा पढ़ते हैं. अच्छा पढ़ते हैं इसलिए मार्क्स आते हैं, इसीलिए वो फर्स्ट आते हैं. ऐसे लोग, उनको आप बोलो कि आपके मार्क्स लेके किसी और को दे देंगे, तब भी वो पढ़ेंगे. इवन इफ यू टेल देम दैट योर मार्क्स विल बी टेकन अप एंड गिवन टू समबडी एल्स, दे विल स्टिल कंटिन्यू टू स्टडी. Why? Because they love to study. That's it. Simple, isn't it? So now look at, and okay, the last thing is the people who are in between, जो बीच में है, the people who can't study and who know that they can't study, but they are better musicians or better artists or whatnot. They'll quickly realize कि this study is not for me. Probably I'm not made for this. I am anyways a better musician. Let me follow my path and pick up music as my profession, and they leave. And the people who are at the top, who love to study for the sake of study, they'll anyways continue to study irrespective of what happens, right? The people who are in between, जो बीच के हैं, जिनको अब तक क्लैरिटी नहीं है, जो पता नहीं है, what do? They follow the people at the top. वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि यार ये 4 घंटा पढ़ता है, मैं एटलीस्ट 3 घंटा तो पढ़ूंगा यार, कुछ तो मार्क्स आएंगे, right? If this guy studies for 4 hours and get 92, let me at least study for 3 hours and make 78, 80. Or if he's so smart and he studies for 4 hours and get 92, I'll have to rather study for 6 hours because I'm not as smart. Or maybe it's for 7 hours, ताकि maybe I can compete with him at least, right? So the people who are in the middle, they want somebody to follow. They want somebody to look up to be looked up at. कि कोई तो हो जो राह दिखाए, कोई direction दे, right? And that is the only way the class average will go up, and that is the only way, in a way, if that concept is applied to the team, to organization, to society, to the country, to the world in general, that is the way the world will progress, isn't it? So Krishna is saying that I work for 2 reasons. One, because there are people who will follow me, and whatever I do is what they'll do blindly. And hence, if I do the right thing, they will automatically follow me and do the right thing. So it is for the sake of the betterment of the world in general, I do what I do, despite the fact that I have nothing in this now. I don't have any attachment, I don't have any desires, I don't have anything to be acquired, achieved or whatever, but I continue to do what I do because I want to ensure that I set the right example. And the second thing is because I love to do what I do. This is me. This is what I am. If I am given a question that, okay, should I fight with Pandavas and Kauravas, I'll fight with Pandavas given the situation, because I feel that given the situation they deserve to win. And as Krishna, as who I am, this is all that I can do, that I have to participate and give my best here, because this is what I am. My Swadharma is this is what I am. यही मेरी आइडेंटिटी है. So I have to make use of it. इसमें फिर मेरे पूरा आर्मी चला जाए, I don't mind. मुझे किंगडम मिले नहीं मिले, I'm not here for outcomes anyways. I'm here because this is my duty, this is what I'm here for.
कृष्णा इज एन एग्जाम्पल एंड एम्बोडिमेंट ऑफ वट एवर इज प्रीचिंग. जो भी वो सिखा रहा है उसका लाइव एग्जाम्पल कृष्णा है. कृष्णा इज अ टीचर सो ग्रेट बिकॉज ही इज first implementing what he's teaching and then telling Arjuna that I am also doing it this way, why don't you do it this way as well. Best teacher, right? Rather than somebody को सिखाते अच्छा है, करते कुछ और है, करते exactly opposite है. Krishna is a guy who is actually living, he's an embodiment of what he's preaching right now, है ना? So this is what he's saying. Now there is another aspect to it. There is a slightly different aspect to it because Arjuna is also not a normal disciple, right? Arjuna भी कोई ऐसा सिंपल सा बंदा नहीं कि कृष्णा ने बोल दिया और अर्जुना ने सुन लिया. नो, इट्स नॉट लाइक इज अ नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट दैट वॉट एवर द टीचर सेज अर्जुना एक्सेप्ट्स ब्लाइंडली. अर्जुना इज क्वेश्चनिंग कृष्णा. What is he questioning? He is saying that because Krishna, as part of his explanation, says that whatever I am telling you is what I am living with, as you know, I'm practicing it as I speak. मेरे लिए भी कुछ नहीं बचा है बट मैं काम कर रहा हूँ बिकॉज मेरी ड्यूटी है. बट एट द सेम टाइम ये जो भी बोल रहा हूँ ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ या मैंने ही इसके पहले विवस्वान हुए या जो भी ऑल द स्टालवर्ड्स दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट दे हैव ऑल kind of understood this as the only right way forward. You know, they have understood that this is karma yoga is the only way forward for a peaceful life. तो वो जो बोल रहे हैं वही मैं तुमको बता रहा हूँ. So Arjuna is asking Krishna, you were not there during those times. You were not even, born at that time. So how is it that you know that this is the right thing? Tell me the proof. Show me the proof that what you're telling me is the right thing. So Arjuna is not accepting things blindly. He is asking Krishna, show me the proof. Right, and when Krishna is explaining it, on all the verses that you see here, Arjuna is explaining it this way that whatever I explained, right, that there is a need for the society to evolve forward. For the society to evolve forward, there are only three ways. One, that the law of sacrifice should retain. Karma, the rule of action versus consequence has to prevail, irrespective and apply blanket to everybody. नो एक्सेप्शन. एवरीबडी एक्शन किया कॉन्सिक्वेंस मिलेगा. अच्छा किया अच्छा मिलेगा, बुरा किया बुरा मिलेगा. एज सिंपल एज दैट. डू गुड गेट गुड, डू बैड गेट बैड. वॉट एवर you want to give it first. Give and take is a fact of life. The transactions are give and take transactions. There is no exception to that. That rule has to be implemented for the society to grow. What is the second thing? The second thing is that if you want to ensure that the society grows, the people at the top should be motivated to be at the top, and the people at the bottom should be motivated to realize that they are at the bottom. Rather they'll focus on the things that they're strong in and try and be at the top in whichever sphere they are in. जब तक ये इस तरह का सिस्टम नहीं है, the system where the strengths are promoted and the weaknesses are rather demoted in some way, तो तब तक सोसाइटी आगे नहीं जाएगी. एंड दिस इज व्हाट वी लर्न इन द सेकंड स्लाइड नाउ, विच इज़ अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर एंड कास्ट सिस्टम. उसका बेसिस किस में था, राइट? एंड द प्राइमरी ऑफ इट इज़ द फैक्ट दैट यू विल नीड द अवतारी पुरुष और द स्टालवर्ड्स, द हीरोज, who set an example of what is the right thing to do for the people who don't know any better. और ऐसे अवतारी पुरुष हमको सब जगह लगते हैं, राइट? एंड जस्ट थिंक ऑफ इट. अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसमें. आई विल गिव एन एग्जांपल. एंड दिस इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द वेरी फेमस कोट दैट यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. कि whenever there is a decline of dharma, O Arjuna, and a rising of adharma, then I incarnate myself. अब इसका मतलब क्या है? इट इज़ इन नो वे इट इज़ प्रोपोगेटिंग इनकारनेशन, और इट इज़ सजेस्टिंग दैट Krishna was Rama in the past or Rama was Parshuram in the past and all that, right? It's not meant that way. And if you read Mahabharata, if you read Gita, you will understand this precisely this way, that it is actually a fact of life. आप अगर देखो, if you take an example of electric bulb as well, where did this electric bulb come from? Electric bulb किसी ने इजाद किया? एडिसन ने इजाद किया. वेयर डिड दैट कम? एडिसन ने अचानक से बल्ब थोड़ी बनाया. उसके पहले क्या क्या हुआ? व्हाट ऑल हैपेंड बिफोर द बल्ब गॉट इन्वेंटेड? समबडी हैड टू इन्वेंट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास बनाना तो किसी ने पहले सीखा. दैट फर्स्ट पर्सन, द फर्स्ट मूवर who realized that glass can be manufactured had to be there, had to be born, had to give an example that hey, this is the way to make a glass, you can make a glass as well. There had to be somebody who kind of made it happen. ग्लास बन गए. अब सिर्फ ग्लास नहीं, somebody had to realize that metallurgy is a possibility. मेटल्स बना सकते हैं हम लोग. there was somebody who realized कि टंगस्टन बना सकते हैं. there was somebody who realized कि टंगस्टन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो शाइन होता है.
somebody had to kind of invent electricity in the first place कि इलेक्ट्रिसिटी को मैं कैसे डिस्कवर करूँ और उसको यूज़ करूँ. how do I use electricity in some way. Somebody had to put it all together and say कि इलेक्ट्रिसिटी को टंगस्टन में पास करता हूँ और ग्लास के अंदर डालता हूँ तो शाइन होता है. But then because glass is glass, the air becomes hot, it expands and then it breaks the glass. No, what's the point? Then somebody had to invent a possibility of building vacuum. किसी को तो ग्लास में वैक्यूम बनाना सीखना पड़ा. Then Edison combined it all and said कि okay, I'll take a glass, I'll put a tungsten filament inside, I'll pass electricity through it and I'll ensure that the glass is built in a vacuum ताकि there is no heating of the air and there is no cracking of the glass, and that actually gets me light. So the evolution of the whole mankind and all the development that we see in the world, every technology, every upliftment that we see is because of certain stalwarts, certain heroes who have achieved something in their life. उन्होंने उस स्टेज में एक चीज़ ऐसे कर दिखाई है जो पहले कभी हुई नहीं थी. पहले तो nobody knew that they can travel through seas. पहले तो दे रियलाइज कि पानी के उस पार जा ही नहीं सकते हैं. Somebody had to take that first ship and go out and say no, it can be done, and then everybody else followed. So there are people at every point of time that show the path when everybody else doesn't even know that path. उस टाइम पे उस तरह के लोग लगते हैं कि जो एक नई दिशा दे देते हैं, एक नई डायरेक्शन दे देते हैं, and then everybody else follows, and that's why they become heroes. We call them heroes, we can call them avtaras, we can call them avatar purush or whatever. Ram ने क्या किया? These are two distinct examples that I have shown here, Ram and Krishna. What did Ram do? Ram during his age, when possibly, I don't know, because I am not aware, I was never there, I don't know whether even Ramayana happened or not, but at least from the story, what do we see? Ram is a person who ensured that law has to be abided by irrespective of the impact of it to life. कि लॉ जो है, कानून जो है, जो वचन जो है, प्राण जाई पर वचन न जाई, वचन दिया है, वर्ड, द रूल हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड कम वॉट में द कॉस्ट. मेरा फिर उसमें राज्य चला जाए तो भी चलेगा, मैंने मेरे पिताजी को वचन दिया है. पर पिताजी को वचन क्यों दिया है? क्योंकि पिताजी ने अपने बीवी को वचन दिया है. पिताजी ने वचन दिया है तो उस वचन के लिए मैंने पिताजी को वचन दिया कि चलो कोई नहीं, आपके वचन के लिए मैं राज्य त्यज के जा रहा हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, वनवास चला जाता हूँ. फिर मेरी सीता को भी अगर कोई रावण उठा के जा रहा है तो मैं अयोध्या नहीं आ रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरे को सेना दे दो, मुझे रावण से लड़ना है. मैं वानरों के पास जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि मुझे वानरों की सेना दे दो, मुझे सीता से लड़ना है. ही इज़ नॉट गोइंग बैक टू अयोध्या किंगडम, ही इज़ ऑलरेडी लेफ्ट इट. Even if his wife was kidnapped by Ravan, he doesn't go back to Ayodhya. He goes and figures out that can he raise an army of Vanars, and then uses it to kind of win against Ravan. He is a living embodiment of the fact that law has to be maintained irrespective of its cost to life. He set that example through his own life. फिर आगे जाके इतना मेहनत करके जब बीवी हाथ में आई, फाइनली he got back his wife and he went back to his kingdom, and when his own people started kind of raising a voice against the fact that what is the proof that she hadn't slept with Ravana, in not so many better words, but यही तो बोला जा रहा था. Ram kind of left Sita as well because he prioritized his duty as a king over his duty as an individual, as a husband. और उसने कहा कि नहीं, मेरी पहली ड्यूटी इज़ टूवर्ड्स माई किंगडम एज अ किंग, एंड फॉर दैट इफ़ हैव टू लेट गो ऑफ सीता आई विल. बट आगे जाके जब यज्ञ करना पड़ा तो उस यज्ञ में उसने दूसरी शादी करके अपनी बीवी को नहीं रखा, उसने सीता मैया का गोल्डन मूर्ति वहाँ पे रखी, बिकॉज ही स्टिल एंश्योर्ड दैट हिज ड्यूटी एज अ हस्बैंड इज मेंटेन्ड, इट इज़ नॉट kind of diverting his attention anywhere in some way, right? He's still kind of devoted to Sita, right? He was a living embodiment of the fact that come what may, the law should not be broken, right? And look at Krishna ने क्या किया? The era was different, the society was different, the challenges were different. और Krishna ने क्या किया? Krishna said that irrespective of the law, the right should be maintained. Law टूटे तो भी चलेगा, right? He said, Arjuna, if you can't kill Karna in normal way, when Karna is down, जब वो नीचे है, रथ को उठा रहे हैं, हाथ में धनुष्य बाण नहीं है, मार उसको, right? When he is without weapon at that time, just kill him, right? It's against the law. It's fine. That's fine because the right should prevail. These are two distinct people, completely two distinct personalities, right? One who says law even at the cost of life, and Krishna who's saying that
right even at the cost of law. Completely two polar opposites, but at that point of time this was the direction they gave to the society in general. उस टाइम पे जो ज़रूरत थी, उस टाइम पे जो बाकी लोग कर नहीं पा रहे थे, वो इन्होंने करके दिखाया, इसीलिए ये अवतारी पुरुष है. दोज आर द हीरोज़. And why is it so important? Why is it so necessary in today's world? It is necessary because this is a very interesting facet of our own evolution as human beings. 70,000 साल पहले, 70,000 years back, till 70,000 years back, our evolution was all about physical evolution, genes to genes, progeny to progeny. I would have slight modification in my characters. मेरे बॉडी में कोई स्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स वैरी होंगे जो मैं मेरे बच्चों में ट्रांसमिट करूंगा, वो उनके बच्चों में ट्रांसमिट करेंगे, वो उनके बच्चों में ट्रांसमिट करेंगे. ऐसे करते करते हुए तो हम बंदर से आदमी बने. दिस इज हाउ वी इवॉल्व्ड फ्रॉम एप्स टू ह्यूमन बींग्स इन स्लो टाइनी माइन्यूट steps, minute variations passing on from generations to generations through gene mutations. यही तो डार्विन ने सिखाया as part of his evolution. This is what is taught us as part of evolution. But 70,000 years back, when we became human beings, this is a lovely, amazing, thing that you can read from a book called Sapiens. बहुत ही प्यारी बुक है. आपको अगर कहीं मिले तो आपने पढ़नी चाहिए. बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट देती है. But it basically shows us that how we as individuals have evolved from apes to humans, and how 70,000 years back, when we kind of gained the form and shape that we are in today, आज जिस तरह से हम हैं, there was an intellectual transformation. And then our growth was tied to intellectual transmission. The transmission of knowledge, not the transmission of genes. और ये एक बहुत ही ज़्यादा पैराडाइम शिफ्ट जिसे हम कह सकते हैं कि till the point of time when we were completely dependent on physical transmission of genes and variations and gene mutations and changes, everything was dependent on the physicality of a human being. The strongest survived. The rule of the jungle, like the strongest survive, so to say, and the survival of the fittest, so called, जिसे कहते हैं, right? We were ruled by our genes, we were ruled by our physicality, right? But 70,000 years back, as we had an intellectual transformation, our development was tied to the intellectual transmission, which means अब हम हमारे प्रोजेनी को हमारे जीन्स दे न दे, हमको अभी उनको अपने संस्कार देने, अपना नॉलेज देना है, राइट? एंड दैट इज हाउ वी आर ग्रोइंग. इफ वी कुडंट डू दैट, ये बल्ब नहीं बनता, राइट? बिकॉज द मेटलर्जी वुड नॉट हैव ट्रांसमिटेड, the creation of vacuum would not have transmitted, the knowledge of electricity would not have transmitted. फिर बल्ब कैसे बनता? Edison could make a bulb because all of it through evolution and transmission we got it as our heritage. Our heritage was no more the genes, our heritage was all about the intellectual capacity, the heritage was all about the knowledge that we have built and the things that we have created out of that knowledge. तो अभी more than earlier, इसके पहले से भी ज़्यादा अभी इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी सेट द राइट एग्जाम्पल्स इन द सोसाइटी इफ द सोसाइटी हैज़ टू ग्रो. नहीं तो क्या होगा, उस क्लास की तरह द एवरेज विल गो बैक टू 56% रादर देन 78%, 80%, 90%. इट विल गो डाउन. वी विल डिग्रेड एज अ सोसाइटी, वी विल गो डाउन एज अ सोसाइटी. बिकॉज इफ़ वी सेट एन एग्जाम्पल कि करप्शन करके आगे जाया जा सकता है, इफ़ वी सेट एन एग्जाम्पल कि अगर मेरे पिताजी पॉलिटिशियन है तो मैं पॉलिटिशियन बन सकता हूँ, अगर मैं ये एग्जाम्पल सेट करूँ कि बिना पैसे कमाए, मैं बिना काम किए मैं किसी और का पैसा चोरी करके खींच के मैं इधर सक्सेसफुल बन सकता हूँ, इफ़ दीज आर द एग्जाम्पल्स दैट वी टेक, then our society is going to degrade, right? So is the duty of every individual, all of us, you, me, all of us, it's the duty of ourselves कि हम हमारे स्ट्रेंथ्स पे फोकस करें, हम अपने आप को हमारा सबसे बेस्ट वर्जन बनाएं. वी हैव अ कैपेबिलिटी टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर ओन सेल्फ. हम अपने आप को सबसे पहले सबसे ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, फिर हम किसी और के बारे में सोच सकते हैं कि उसको हम सुधारें कि नहीं सुधारें. हम पहले सबसे अपने आप को अगर अच्छा बनाएं तो क्या करना पड़ेगा, हमको अपने आप के स्वधर्म को पहचानना पड़ेगा. वी हैव टू फिगर आउट हु वी आर, व्हाट आर आवर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर आवर कैपेबिलिटीज़, व्हाट आर आवर टेंडेंसीज, व्हाट डू वी लव टू डू द मोस्ट. सबसे ज़्यादा क्या करने में मज़ा आता है, व्हाट कैन वी बी डिवोटेड टू, व्हाट कैन वी गिव अवर 100% टू, व्हाट कैन वी बी कंज्यूम्ड बाय, कि जो करते करते हमको इतना मज़ा है कि वी ऑटोमेटिकली बिकम परफेक्ट इन दैट, एंड देयरफॉर वी स्टार्ट achieving things for ourselves, and then we start achieving things for the others, because automatically we raise the bar for the society by doing that. If all of us as individuals become the best version of our own self, that is the best way that we can take the world forward, and that is our duty.
That precisely is the duty by which we should all live by. And this is what the Avatari Purushas have taught us, right? They did it for what? Because they love doing what they are doing. They realized this is what they are. They did it because this is only the thing that they could do at that point of time. And for the fact that automatically, because of the way they lived, they set an example for all the rest for that particular time in the past. They set an example for how the others should live. That's why they are called the Avatari Purush, isn't it? अब ये जो है, being the best version of oneself, इसको अगर किसी सोसाइटी को प्रमोट करना होगा, what do we do? Let me give you an example again from a very practical and organizational standpoint. हमारे organization में क्या होता है? What do we have in our organization? We have an accounting team, we have a sales team, we have a marketing team, we have a corporate strategy team, we have a finance team, we have an operations team, supply chain team, पता नहीं अलग अलग team होती है, right? We have different teams. जब freshers आते हैं, MBA से अगर हम लोग किसी fresher को उठाते हैं, if we hire freshers from engineering college, from whatever, what do? We place them in a particular team based on what? Based on their default tendencies, because as freshers they don't have any experience. उनका कोई experience तो है नहीं. Probably they don't even have an expertise. They have default capabilities. They have default tendencies. And how do we judge them? We judge them based on interviews. We judge them psychometric tests or whatnot. We do a lot of tests, then figure out, hey, this person has a problem solving capability, this person has good default coding capabilities. I can train him, I can groom him to be a better coder. Okay, let me get him into development. Hey, this person has an amazing capability to empathize. It's probably a best capability to problem solve, but at the same time interact with people, build relationships, communicate the best way, articulate the right things. Hey, this person can be the salesperson. ये sales बंदा बन सकता है. Right? And then we get him into sales. Is sales any better than marketing? Is marketing any better than operations? Is operations any better than supply chain? Is supply chain any better than HR? Is HR any better than finance? Is finance any better than corporate strategy? No. All of it is needed for the organizations to move forward. All of it is important for the organization. There's nobody less and nobody is better. Right? And freshers ko when we select and then put into different buckets, somebody in sales, somebody in marketing, somebody in sales, what are we doing? We are essentially putting in a group where their capabilities will be groomed by the experts in that group. When we put some fresher in the sales, why do we do it? Because somebody in the sales team, some leader, some experienced person, some expert, he's going to train this fresher to be the best salesperson. This is what our caste system was. This is exactly what Krishna says. Krishna says that the system of 4 castes was created by me according to the distinction of gunas and karma. He is not saying according to birth. By default मेरे पैदा होने से ये डिसाइड नहीं होता कि मैं ब्राह्मण बनूंगा, कि क्षत्रिय बनूंगा, कि वैश्य बनूंगा, कि क्षूद्र बनूंगा. These are all just different traits, personality types, archetypes. Because अगर किसी को ब्राह्मण बनना है, then first of all he has to have the craving for knowledge. He has to have this inquisitiveness to find out information, to find out knowledge. He has to have this inquisitiveness to teach, this interest to teach and share information, to consult, to advise. And those were the people who were Brahmins. The people who were, the protectors, the physically strong ones, the people who could fight for rights, the people who were natural leaders, the people who could take risks, and those were the people who were the fighters, who were the Kshatriyas. The people with the commerce ability, the people who are better in transactions, who could build businesses, were the Vaishyas, and the people who were the people who could serve the others, who could work for the society, for the betterment of the society, who could focus on the service, were actually the Shudras. Nobody was better, nobody was any lesser than the other, and these were all based on gunas and karma, which means that based on the normal average by default tendencies of a baby and the actions that a baby takes as he or she grows, he could choose to take up one or the other profession. This is what the caste system was. It is division of labor, just the way freshers are put into sales, marketing, operations and whatnot and groomed by the experts for the betterment of the organization. Caste system was devised in a way where the kids will be groomed for a particular profession to contribute to the society at large. It was all for the betterment of the society. And why was it important? It was important because people get to focus on their strengths. आपकी strength क्या होती है आप मुझे बताओ.
आपकी स्ट्रेंथ वो होती है जो आपकी बाय बर्थ आपको मिली हुई डिफ़ॉल्ट टेंडेंसीज, कैपेबिलिटीज, क्वालिटीज़ होती हैं. देयर आर पीपल हु आर बाय बर्थ, बाय नेचुरल टेंडेंसी, better musicians. They may not be able to sing the best, but they have the best ears, they have the musicality in them, so that with the minimal training they can be the best, and with practice they can be the perfect musicians ever, right? And by default they have the liking for music. Forget about the quality, they have the liking. They can sing for 12 hours, 13 hours, 14 hours non-stop. बट वही चीज़ आप किसी को बोलने को बोलो जिसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है गाने में, वो 2 घंटा गा के बोलेगा पक गया, नहीं करना गाना मुझे, आई डोंट वांट टू सिंग एनी मोर, right? And the strength is nothing but with practice building your capability, and thing that you pretty much love doing. The root of all of it is love. If you love doing something, you're naturally attached to, or aligned to that thing, and you will be happy to spend more and more time irrespective of the effort. मेहनत हो, तकलीफ हो, कुछ भी हो, आप उसको करने में आपको मज़ा आएगा, आप वो करोगे. The more you do it, the more better you become, and that is how you build expertise and strength. Strength is nothing but with practice building a capability, and you will be able to practice only where you are able to do the same thing 100 times, 200 times, 1000 times, million times, without getting frustrated and without becoming disinterested, without getting bored. When you will be able to do it? You will be able to do it when you love doing that thing. When will you love doing that thing? When by default you have that tendency towards it. By default you have that capability. By default you have that ingrained mindset to do it. Caste system was a way to help you focus on your strengths. And why is it important? Because when you focus on your weakness, at best you can be average. When you focus on your strength, you can become outstanding. Isn't it? आप आपके स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करोगे, आप आउटस्टैंडिंग बन सकते हो. आप आपके वीकनेस के ऊपर फोकस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा एट द बेस्ट आप एवरेज बनोगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं. और सोसाइटी किससे बेनिफिट होगी? सोसाइटी उससे बेनिफिट होगी कि जो आउटस्टैंडिंग हो. एंड गो बैक टू द एग्जाम्पल ऑफ क्लासरूम. इफ़ यू काइंड ऑफ गेट इन 99%, दैट इज़ द वे द क्लास इज गोइंग टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स. If you are weak, you are better off not being in the class, and go probably figure out that hey, you might be the worst of the academic student, but you could be the best of the music student or the art student or whatnot, right? So this is all that Krishna is advising, that hey, let me just go back a few slides. What is he saying? He's saying, guys, consciously focus your attention on understanding your own self. Intellectually process your own default tendencies, gunas, capabilities, traits, behavioral attributes and what not, and focus on what is it that is your strength, and then what is it that naturally interests you, what is that you naturally love doing. That is your swadharma. Based on the swadharma, find the sense of purpose. Figure out what is it that you would want to do with your life, and once you have that purpose, कंज्यूम योर सेल्फ विद दैट पर्पस. लाइफ में वही करना है और कुछ नहीं. फिर मेरे को सक्सेस मिले, फेलियर मिले, पैसा मिले, नहीं मिले, शोहरत मिले, नहीं मिले, लाइफ मिले, नहीं मिले, मुझे काम तो यही करना है, यही करने में मज़ा आता है. एंड व्हेन यू डू दैट, नॉट ओनली दैट यू बिकम हैप्पी, यू बिकम पीसफुल, यू डू द थिंग्स फॉर द sheer love of it. Do it for the sake of duty, just because this is all that you are, this is what you are identifying yourself with. And once you do it that way, nothing can impact you. Neither failure nor success, neither happiness nor being sad. You'll never naturally be unhappy. You'll naturally be happy because you're getting to do what you're loving to do anyways, right? And because of that strength will build into expertise, the expertise will build into perfection, and that will uplift the society in some way or the other, small or big, come what may. This is all that you're here for. This is all that we are all here for, isn't it? अब ये अगर करना है तो the last thing, which is the sum up of the 4th chapter in some way, is that the sacrifice of knowledge is superior to material sacrifice. O Arjuna, all actions and everything else culminates in knowledge. Knowledge का मतलब information नहीं. Knowledge का मतलब वो ज्ञान जो जिसे कहते हैं ना, the intellectual knowledge नहीं. That is not what ज्ञान means in this context. ज्ञान has 3 dimensions to it: perfection, devotion, optimization. And these are also 3 stages of progress. जो मैं आपको, if I have to explain, I'll explain to you in these 3 examples. The first thing is devotion. What is devotion? आपने देखा होगा, हम बहुत बार मंदिर में जाते हैं, ध्यान चप्पल पे रखते हैं. सामने मंदिर की वो मूर्ति है जहाँ पे हम हाथ जोड़ के खड़े हैं कि भैया हमारे लिए ये करना, वो करना, भगवान जी हमारे लिए करना, वो करना. ध्यान है, कोई चप्पल तो चुरा नहीं जाएगा.
Is somebody going to kind of steal my new shoes that I've just brought? If the attention is there, what's the point in praying in front of that idol in a temple? What's the point, right? हम बहुत बार देखते हैं कि देयर इज वर्क गोइंग ऑन, हम ऑफिस का कोई काम कर रहे हैं, वहाँ पे सामने टीवी चल रहा है, बाजू में म्यूज़िक चल रहा है, व्हाट्सएप बीच में आ रहा है, फेसबुक मैसेजेस बीच बीच में चल रहा है, एंड हम लोग अपना काम कर रहे हैं. इज दिस वर्क गोइंग टू गेट यू एनीथिंग? वर्सेस व्हाट? Versus the fact that there's nothing else but work. You're focused. This is all that you love to do and you're doing it. The work will be done faster and better. Isn't it? Haven't you experienced it? Just think of yourself. आप अपने उस चीज़ के ऊपर फोकस करो. Go back to thinking on things that you probably would have thought of and done. जहाँ पे आपको करने में बहुत मज़ा आता है. The work that you enjoy doing. Devotion will come naturally to you only and only when you love doing that particular thing. तब तक डिवोशन आएगा ही नहीं. आपके मम्मी पापा आपको कितना भी कहे कि भगवान के सामने हाथ जोड़ो, आप हाथ जोड़ के चले आओगे, मन से नहीं करोगे. मन से कब करोगे? जब आपकी श्रद्धा है, आपका फेथ है. जब अंदर से वो श्रद्धा आएगी, वो फेथ आएगा, तब आप जब हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़े रहोगे, आपके दिमाग में और कुछ नहीं होगा, यही होगा डिवोशन. दैट फेथ is also translating in very loose terms as love. Ultimately at the root of it is love. There's nothing else to it. It's all about the love of work will ensure that you're devoted to work. And when you're devoted to work, kya hota hai? Not only that you have extreme concentration and focus, but you're okay to do that thing 100 times, 200 times, 1000 times, doesn't matter how many times, you're okay because you love doing that work. You're consumed by it. The work itself is the reward that you look for. Automatically, the expertise builds. And go back to, all of us, we would have learned the car, right? कार चलाना सीखा होगा हमने. मोस्ट ऑफ अस कार नहीं तो रिक्शा, टू व्हीलर होगी, साइकिल होगी. लुक एट वॉट एवर एग्जाम्पल यू वांट टू लुक. कार का एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो व्हेन वी लर्न टू ड्राइव कार, व्हाट हैपेंस? सबसे पहले दिन को याद करो. When the instructor is telling you that okay A B C, accelerator, brake, clutch को दबाना है, accelerator को धीरे धीरे छोड़ना है, ब्रेक भी है, दबाना है, लेफ्ट देखना है, राइट देखना है, पीछे देखना है. You have to understand कार का डायमेंशंस. you'll have to figure out, judge and figure out कि लेफ्ट क्या, राइट क्या, कितना दूर, कितना क्या, बाजू से कौन आ रहा है, लेफ्ट से कौन आ रहा है. At the same time you have to ensure that the steering wheel is rightly controlled. At the same time you have to ensure that the speed is right. More importantly, you have to also take care of the gears. फर्स्ट गेयर, सेकेंड गेयर, थर्ड गेयर, फोर्थ गेयर, सो मच टू डू. कैसे करूँगा? द फर्स्ट डे यू आर लाइक इट्स इम्पॉसिबल, हाउ कैन आई डू सो मेनी थिंग्स. कट टू नेक्स्ट chapter. Okay, you are not only driving on the busy street with lot of traffic all around you, you're probably listening to the co-passenger, whoever it is, your wife, your friend, your child, whoever, you're paying attention what they're saying. Probably there's a song going on, you're listening to that as well. There's a coffee mug, you're drinking coffee out of it. And you're also thinking, when I reach my destination, what am I going to do? And you're hardly worried. You're not, the mind doesn't even tell you that right now you're changing gears or you're accelerating or you're kind of pushing down the brake or what is it that you're doing. It's all automatically happening, right? Why does it happen that way? It happens because you have driven so much. It takes time, persistence, effort, but it happens over time. With time is the catalyst. When you're devoted to some work, you will be ready to give that time that is needed to build this perfection. कार चलाना तो एक simple example दिया मैंने, but if you have to kind of be devoted to certain thing, unless you like it, unless you love it, you will not be devoted. Unless you are devoted, you will not give the time that's necessary to build that expertise. And once you build that expertise, what happens? Once you build that expertise, you start. अब कार तो चला लोगे इस तरीके से with this perfection in a way, but आप तभी भी perfect driver नहीं बनोगे. तभी बनोगे when you drive in the busiest of streets, the roughest of words, the smoothest of words, the highway, the city, the village, this car, that car, automatic, gearless, whatever you call it, right? When you kind of expose yourself to the multitude of options that are in front of you in terms of kind of leveraging the expertise, when you put yourself in different situations, challenges, problems, whatnot, and address it through your expertise, that is the time when the expertise gets shined into perfection. तब जाके वो perfection आता है. Right? It's a stage, and it all comes in when ultimately the focus is on the knowledge. So knowledge, when I say knowledge means conscious devotion
or love towards a particular work, so much so that you're okay to give as much time, effort that is needed to build expertise, and so that that expertise gets exposed to so many ups and downs and challenges and rigors of life, that ultimately brings in perfection. And what happens with perfection? With perfection, you set an example for the society. You not only raise the bar for the society, you not only contribute to the society in whatever small or big way, you raise an example for the society. So there are many others who probably are directionless, see the direction in you. आप में उनको डायरेक्शन मिलेगी, आपकी वजह से उनको डायरेक्शन मिलेगी। और आपने वो काम डायरेक्शन देने के लिए किया नहीं, आपने वो काम शोहरत के लिए किया नहीं, आपने वो काम पैसे के लिए किया नहीं, आपने वो काम काम के लिए किया। दैट्स इट, बिकॉज यू लव डूइंग दैट वर्क, दैट्स इट। And that is our number one duty, and this is what Krishna is telling Arjuna, that hey Arjuna, fight, because that's your duty. You have to create an example that when faced with this situation, the warriors on the war field should not think about the other person who's in front of them. उन्होंने ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने मेरा कोई बेटा है या बेटी है या मेरा चाचा है, भतीजा है, भाई है, कौन है। अगर वो गलत है और मैं युद्ध भूमि में हूँ, मेरा काम है लड़ना और सामने वाले को हराना। ये एग्जाम्पल सेट कर, because it's your duty, because you are a kshatriya, because you are a warrior, because you are in this situation, you will have to accept this situation and move forward. And this is all that Krishna is telling Arjuna, right? And the whole premise of all of it is very simply this: focus on your swadharma, focus on your default traits and gunas and capabilities, so that you get to know your strengths, build on your strengths and use those strengths to figure out the purpose of your life. फोकस ऑन द पर्पस, सबमिट योर सेल्फ टू द पर्पस, अपने आप को झोंक दो उस पर्पस में, उस काम में, उस चीज़ में जिसको करने में आपको मज़ा आता है, ताकि अपने आप उसमें आपको एक महारत हासिल हो, उसमें एक एक्सपर्टीज आपको मिले। डिवोट योर सेल्फ टू दैट पर्पस सो दैट यू बिल्ड एक्सपर्टीज एंड बिल्ड परफेक्शन। वाई? सो दैट विल ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट द सोसाइटी, ऑटोमेटिकली विल कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी, एंड ऑटोमेटिकली यू विल बिकम एन एग्जाम्पल, एंड दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड, बिकॉज दैट्स द ओनली वे द वर्ल्ड इज इवॉल्विंग राइट नाउ। यही एक तरीका है, बिकॉज जीन्स के थ्रू अभी कुछ नहीं होता, जीन्स के थ्रू कुछ नहीं होने वाला। जो भी होगा ये इसी तरह के ट्रांसमिशन से होगा, इसी तरह के प्रोपोगेशन से होगा। और इसीलिए यही हमारी सबकी इंडिविजुअल ड्यूटी है, दैट वी ऑल बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर ओन सेल्फ। और अगर ये करना है तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा टूल मेरे पास है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो एक मैनेजमेंट टर्म्स में स्वॉट कहा जाता है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, जो हम एक पर्टिकुलर बिजनेस को इवैल्यूएट करने में यूज़ करते हैं। बट इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैंने अपने गीता के कॉन्टेक्स्ट में इसको एक स्वधर्म का टूल जहाँ पे बनाया, जिसपे आज अगर आप कर पाओ तो ये होमवर्क करो, यू नो, डू दिस होमवर्क, दैट ऑन वन साइड ट्रैक ऑल योर डिफॉल्ट गुणास, default behavioral attributes, default capabilities, default strengths, default tendencies that you have, you know, good or bad, strengths or weaknesses irrespective, right? But default ones that come to the fore, you know, and of course kind of categorize them into the good and the bad. When I say good and the bad, I mean, you know, where you're good at and where you're bad at, or you know, where you're strong at and you're weak at and all that. So gunas is one thing, and then avagunas. When I say avagunas, you should have, as if you're a human being, you would have a negative trait. Nobody's perfect. There can't be anybody who's perfect. I'm imperfect because I'm quick-tempered, I'm impatient, you know, I'm extremely finicky about cleanliness, and these are certain negative traits. You know, when I have that feat of quick temper, I say things which I shouldn't, that impacts the people in front of me. You know, गुस्से में कुछ गलत बोल देता हूँ, ये मेरी शॉर्टकमिंग्स हैं, ये मेरे अवगुणास हैं। एंड एवरीबडी वुड हैव वन, आप में भी कुछ तो होंगी, कुछ ना कुछ तो आप में भी एक वीकनेसेस होंगे, कुछ वीकनेस नहीं, सॉरी मैं कह रहा हूँ अवगुणास। अवगुणास में नेगेटिव क्वालिटीज़, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स आप में होंगे, कुछ ना कुछ तो होंगे। और किसी और के साथ शेयर मत करो। अगर आपको सामने वाले को किसी और को किसी के साथ शेयर करने में, बोलने में बुरा लगने वाला है, तकलीफ होने वाली है, अपने आप के साथ शेयर करो। टॉक टू योरसेल्फ एंड शेयर इट विद योरसेल्फ कि आपके खुद के नेगेटिव क्वालिटीज़ क्या है। सो गुणास, strengths and weaknesses, default attributes, tendencies, capabilities and whatnot, avagunas, and then flow state. Flow state is very simple thing. Flow state is a zone. आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई ऐसी चीज़ होती है कि जिसको करके आप सब भूल जाते हो। आप 3-3 घंटे शायद कुछ चीज़ कर लेते हो जो आपको समझता भी नहीं कि 3 घंटे हो गए। यू नो, समटाइम्स इट्स ड्राइविंग, यू कैन ड्राइव फॉर 8 hours स्ट्रेच, बट यू फील दैट हे 8 hours कब चले गए पता नहीं चला। और यू नो, फिजिकली यू माइट बी, यू नो, स्ट्रेन्ड, stressed, but it doesn't impact your peace and mind in some way, like because you feel fresh, आप rejuvenated feel कर, आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको फ्रेश लगता है।
कोई ऐसी चीज़ें होती है, कुछ काम होता है। मेरे केस में वो ड्राइविंग है, 8-10 घंटा भी ड्राइव करूँ मेरे को फ्रेश लगता है। मेरे केस में वो गाने हैं, सॉन्ग्स है, सिंगिंग है, मैं 10 घंटा भी गाऊँ तो मेरे को फ्रेश लगेगा। मेरे केस में वो पढ़ना है, इफ़ आई रीड अ गुड बुक आई कैन रीड एट ए स्ट्रेच फॉर 20 hours एंड आई विल नॉट फील बोर्ड और स्ट्रेच्ड, so these are all my flow state catalysts. These are the things that take me into that zone कि जहाँ पे मैं 10 गुना एफर्ट भी डालूँ तो भी मुझे एफर्ट ही नहीं लगता है, राइट। बट एट द सेम टाइम देर आर सर्टन थिंग्स विच आर लाइक फ्लो स्टेट इनिबिटर्स। ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि जो मैं मुझे तुम 5 मिनट भी करने को बोलो मैं नहीं कर पाऊंगा। फॉर मी देर आर थिंग्स दैट आई जस्ट कांट डू। मैं करूँ तो अपने आप को बहुत सारा प्रेशर डाल के मैं करता हूँ, एंड दैट इज सर्टन थिंग्स लाइक प्लानिंग। आई हेट प्लानिंग। आई कांट प्लान 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन 1 घंटे का प्लान बनाओ एक्सेल शीट में टाइमलाइन के साथ में। आई कांट डू इट, दैट्स नॉट मी। मैं 5 मिनट भी नहीं कर पाऊंगा वो। So there are things which you absolutely love to do and you get into a zone by doing it, and there are certain things that you come out of a zone. If you are in a one, ये करने को बोलो तो आप निकल आओगे वहाँ से, and each one has that. Once you have these things in place, you have the gunas, avgunas, flow state catalyst कि जो चीज़ें आपको करके ऐसा लगता है कि मज़ा आ गया, और जो चीज़ें आपको you just absolutely hate doing. Once you have these 4 things in place, that will give you a zone of peak purposing. This is like one zone where you'll identify yourself in terms of this is me, this is what defines me, this is what I am, and hence what I should be particular about, what I should strengthen, and how I should use this for my own individual betterment. It could be personal betterment, professional betterment, or whatnot. And that question, what I should do to make myself the best, उसी में पर्पस अपने आप निकल जाएगा. So this is a tool to help you identify the purpose, and I call it like a SWOT tool, Swadharma tool, or whatever. So use it. No, need not share it with me, but if you have any questions, put down your comments on the YouTube video that I'm going to share. If you like what I've shared, please like and subscribe, and feel free to reach out to me on my phone number. That's my WhatsApp number, my email ID. Ask me questions that you have any on the sessions, and then talk to you in the coming session. Take care. Cheers. Bye.